अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये डबल डबल हो रही है मुझे। ये मोबाइल वाला मैंने क्लोज कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और अच्छा, बहुत अच्छी बात यह है कि काफ़ी सारे लोगों ने, जो मैंने लास्ट क्लास में असाइनमेंट दिया था, वो काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यानी कि हरीको पे डिप्लॉय हो गया है काफ़ी लोगों से। अरीबा का भी मैंने देखा है और भी दो चार लोगों का देखा है मैंने। अच्छा, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी ना वो यूआरएल अपना शेयर करते हैं आप हरीको पे ना, जिन लोगों का डिप्लॉय हो चुका है। अच्छा, और सलील मौजूद है क्लास में? हाँ हाँ हूँ। जी सलील, आपसे क्या हो पाया असाइनमेंट को? मैं अभी उठा हूँ और मैंने अभी वीडियो देखा, तो मैं अभी करने ही वाला था, कर ही रहा था। बट समझ तो आ चुका है। सो आई डोंट थिंक इट शुड बी एन इशू। नहीं मतलब लास्ट क्लास में आप थे तो सही अवेलेबल, तो दोबारा क्यों आपको देख मतलब। यार, लाइक लास्ट क्लास में मैं था तो सही, लेकिन वो जहन में थोड़ी ना रहता है कि एग्जैक्टली स्टेप्स क्या थे। तो हाँ, I thought I'll see the video and then साथ साथ like I'll do it. But by the time I had slept, the video wasn't uploaded, I think. अच्छा जी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो छोटा सा एक काम करते हैं कि वही ऐप जो कल हमने बनाई थी, जो आप सब लोगों ने हरीको पे डिप्लॉय किया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट हरीको का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजा था, वो एक क्लासिक तरीका है उसको डिप्लॉय करने का। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है हरीको का। अच्छा, मगर उसको समझने से पहले एक बहुत गौर से समझने वाली चीज है, और वो चीज ये है कि हर क्लाउड का प्रोवाइडर, जैसे हरीको है, हरीको एक क्लाउड है, तो हरीको जो है ना वो आपको बताएगा कि जो पैकेज की जो जो पूरा पूरा फोल्डर है जिसमें पैकेज बना हुआ है आपका। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि नॉट जेएस की एप्लीकेशन को हम पैकेज कहते हैं, और जब वो पैकेज एक बार तैयार कर लेते हैं आप, तो उस पैकेज को रन करने के लिए क्या करना होता है, एनपीएम स्टार्ट, उससे वो पैकेज रन होता है। अच्छा, उसी पैकेज को फिर हम हरीको पे भेजते हैं, डिप्लॉय करते हैं। तो वो पैकेज जो है क्लाउड प्रोवाइडर को यानी कि हरीको को कैसे करके भेजना है, वो आपको कौन बताएगा? क्लाउड प्रोवाइडर खुद बताएगा। अच्छा, तो जो डॉक्यूमेंटेशन आपने हरीको की पढ़ी है कि हाउ टू डिप्लॉय हरीको नॉट जेएस ऐप, तो ये वाली डॉक्यूमेंटेशन जब आप गूगल क्लाउड पे इसको डिप्लॉय करेंगे ना, तो गूगल वालों की अपनी डॉक्यूमेंटेशन होगी। सही है जी। तो गूगल वाले क्या कहेंगे, ये इस तरीके से उस पर डिप्लॉय नहीं होगा। अच्छा, इसी तरीके से जब आप Amazon के AWS जो क्लाउड है उस पे जब आप डिप्लॉय करेंगे, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन ये अपनी है, अलग है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे बड़े बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स वक्त मौजूद हैं। अलीबाबा भी अब आ गया है, चाइनीज वेंडर एक अलीबाबा क्लाउड है। उसके अलावा आईबीएम है, आईबीएम क्लाउड, आई थिंक उसको वॉटसन वगैरह कुछ कहते हैं ये लोग। अच्छा, फिर एज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का। तो बहुत सारे मार्केट में लोग मौजूद हैं जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं। तो ये जो सर्वर है हमारा नॉट जेएस का, ये तकरीबन तमाम जो मेजर क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो इसकी सहूलत आपको देते हैं कि आप ये उनको भेजें और वो आपका सर्वर रन कर देंगे। ठीक है, शादो नादरी कोई होगा जो नॉट जेएस की होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करता होगा, सही है, मतलब कोई पुराने जमाने का, वो कहे नहीं भाई सिर्फ पीएचपी की हम देते हैं। तो लेकिन जितने बड़े बड़े मेजर हैं वो सारे इसको देते हैं, इसकी होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो अब मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और जनाब मैं क्या करता हूँ, वो खोल लेता हूँ मैं। वीएस कोड मैंने ओपन कर लिया, और वीएस कोड ओपन करके मैं चला गया अच्छा जी, अब इसको जरा जूम इन करते हैं। मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड सर्वर के नाम से एक फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर एक पूरा नॉट जेएस का एक पूरा प्रॉपर पैकेज मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, अब इसको मुझे हरीको पे डिप्लॉय करना है। तो अब हरीको पे डिप्लॉय करने के लिए ना, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ
और कुछ एक या दो चीजें कुछ ऐसी हैं छोटी मोटी जो हरिको स्पेसिफिक है, जो अगर आप यानी किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पे करेंगे ना तो उनकी वो चीजें अपनी होंगी, अलग होगी। तो वो हम देखते हैं जनाब क्या है। नंबर 4, हेलो वर्ल्ड सर्वर हिरोको। ठीक है, यानी हम हिरोको पे अब डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। अच्छा, जब आपको हरिको पे डिप्लॉय करना होता है इसको, तो आपको एक एडिशनल फाइल बनानी पड़ती है इसके अंदर, और उसका नाम क्या रखना पड़ता है, प्रॉक फाइल। ठीक है जी, प्रॉक फाइल। अच्छा, ये मुझे कैसे पता चल रहा है, ये भी सवाल आ रहा होगा कि यार मुझे कैसे पता चला कि ये फाइल बनानी पड़ती है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन में पता चला। ठीक है, हरिको की डॉक्यूमेंटेशन में ये बात लिखी हुई है। मैंने कहा हिरोको Node.js, हिरोको Node.js लिखा मैंने, और मैं उसी डॉक्यूमेंटेशन में आया जो आपको मैंने प्रोवाइड किया था। और इन्होंने यहाँ पे एक पहले से ऐप छोटी सी बनाकर और गिटहब में उसको रखा हुआ है पहले से। ठीक है, तो मैं उस गिटहब की इसकी रिपोजिटरी के अंदर चला जाता हूँ कि क्या वहां पे यहाँ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें प्रॉक फाइल के नाम से ना एक फाइल मौजूद है, और इस फाइल को जब मैं खोलूंगा, अच्छा इस फाइल में कोई एक्सटेंशन नहीं है, ये याद रखिएगा। जैसे ये .txt नहीं है, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, ये बगैर किसी एक्सटेंशन के जस्ट प्रॉक फाइल इसका नाम है। ठीक है, इसके अंदर आप देखिए वही npm start इन्होंने लिखा हुआ है। मैंने ये इसको कॉपी कर लिया एज इट इज, और कॉपी करके अपने वाले में लाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। कैपिटल, ये प्रॉक फाइल का ना P कैपिटल है, वैसे तो स्मॉल में भी चल जाता है, लेकिन P कैपिटल है तो हम भी कैपिटल रख देते हैं। नंबर 2 बात, जो नंबर 2 बात है वो, यानी जो हमने हेलो वर्ल्ड सर्वर कल लिखा था वो एज इट इज हरिको पे वो नहीं चलेगा। बताने का पॉइंट ये है, एक दो चीजें चेंज करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है ना, वो चीजें मैं चेंज कर रहा हूँ। एक तो हो गया प्रॉक फाइल। अच्छा, ये जो प्रॉक फाइल है इसका जो ताल्लुक है वो Node.js से बिल्कुल भी नहीं है इसका ताल्लुक। ये हरिको स्पेसिफिक है। हरिको आपसे कहता है कि भाई ये फाइल आप रखें। अब वो क्यों कहता है, उसकी एक फिर लंबी कहानी है कि वो क्यों कहता है। अच्छा, गूगल भी कहता है। गूगल जो फाइल कहता है वो होता है app.yaml। सही है, मिसाल के तौर पर मैं जाऊंगा ना, गूगल ऐप इंजन app.yaml। ठीक है, मैं ऐसे ही जस्ट सर्च कर रहा हूँ, तो ये कहता है कि भाई आप ना app.yaml फाइल बना दें, इस तरह करके ना, वो इस तरह की एक फाइल होती है। ठीक है, तो अगर हम कभी हमने गूगल पे अगर डिप्लॉय किया तो हमें मौका मिला तो हम ये देख लेंगे। ठीक है, अच्छा गूगल पे मैं बाय द वे गूगल पे ही करवाता, लेकिन मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि गूगल पे आपको ये डिप्लॉय करने के लिए ना क्रेडिट कार्ड मांगेगा, ये आपसे पैसे तो नहीं चार्ज करेगा, वो ट्रेल में चलेगा शुरू में, लेकिन वो आपसे क्रेडिट कार्ड मांगेगा। तो कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स, कुछ नहीं ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास क्रेडिट कार्ड की सहूलत मौजूद नहीं होगी, तो फिर वो उसको डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मैंने जो अभी इंतखाब किया है वो मैंने हरिको का इंतखाब किया, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसके कोई पैसे चार्ज नहीं करता। वो 5 एप्लीकेशन आपको फ्री देता है, और हर एक एप्लीकेशन में 500 MB रैम, 500 MB रैम और शेयर प्रोसेसर आपको मिल जाता है, जो कि अच्छी खासी रिसोर्स है। एक टेस्टिंग के एतबार से या लर्निंग के एतबार से एक अच्छी खासी रिसोर्स है वो। ठीक है, तो आप जब गूगल में करते हैं तो आप app.yaml बनाते हैं, इसी तरह हरिको पे जब आप करते हैं तो प्रॉक फाइल बनाते हैं। तो ये उन्होंने रिक्वायरमेंट रखा है, तो ठीक है जी, रिक्वायरमेंट रख दिया। अच्छा, अब हमारे पास एक बात और अगर हम गौर करें यहाँ पे, तो मैं इस सर्वर को रन कर रहा हूं 3000 पोर्ट पे। अच्छा, पोर्ट क्या चीज होती है ये भी समझ लें अगर किसी को नहीं पता है तो। पोर्ट वो चीज होती है कि आपका जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में बाहरी दुनिया से कोई भी ट्रैफिक इन होगी या आउट होगी, वो पोर्ट कहलाता है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं आसानी से, कि आपके पास रियल लाइफ में भी पोर्ट, रियल लाइफ में भी इसी चीज को कहते हैं, सेम चीज को पोर्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप सब लोगों ने नाम सुना होगा सी पोर्ट। ठीक है, सी पोर्ट क्या होता है, जैसे कराची के अंदर हमारे पास एक सी पोर्ट मौजूद है, केपीटी के नाम से, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो सी पोर्ट क्या होता है कि जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, कश्ती के जरिए वहां पे अपना यानी एंटर हो सकते हैं कराची के अंदर कश्ती के जरिए। ठीक है, सी पोर्ट मौजूद है।
तो अच्छा, फिर इसी तरह क्या है, एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट में भी क्या होता है कि एयरपोर्ट के भी जरिए आप, कराची के अंदर एयरपोर्ट मौजूद है, तो कराची में उस एयरपोर्ट से आप दाखिल हो सकते हैं, ठीक है। और उसी एयरपोर्ट से फिर आप कराची से बाहर भी निकल सकते हैं। अब निकल के आप कहीं भी जाएं, ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहाँ पे एयरपोर्ट हो मौजूद हो, ठीक है। तो इस तरह के जो पोर्ट्स होते हैं, वो पोर्ट उसको कहते हैं कि जहां से आप या तो बाहर की दुनिया से कोई चीज आ सके अंदर, या आप उससे निकल के बाहरी दुनिया में जा सके, ठीक है, कराची से बाहर जो भी जितनी भी दुनिया है। तो इसी तरीके से एक कंप्यूटर डिवाइस के भी अंदर पोर्ट्स बनी हुई होती है। वो आपको नजर नहीं आएगी कहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप उसको देखें, अच्छा ये पोर्ट लगी हुई है, अच्छा देख भी सकते हैं ये वाली भी पोर्ट होती है। हर कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट होती है। यूएसबी पोर्ट देखी आप सबने। तो यूएसबी पोर्ट का काम क्या होता है कि बाहरी दुनिया से कोई चीज अंदर आ सके कंप्यूटर के, या कंप्यूटर से निकल के उसमें जा सके। जैसे कि आप लगा लें माउस है, माउस एक दूसरी डिवाइस है ना, कंप्यूटर मतलब आपके लैपटॉप का पार्ट तो नहीं है माउस, आप उसको यूएसबी पोर्ट के जरिए कनेक्ट कर देते हैं, तो बाहर की दुनिया से कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह इथरनेट पोर्ट है। इथरनेट पोर्ट का काम क्या होता है कि आप इंटरनेट आपके कंप्यूटर के अंदर लाके लगा सकते हैं आप उससे, ठीक है। चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट भी है, बाहरी दुनिया से एनर्जी दाखिल होती है आपके कंप्यूटर में, ठीक है, बाहर भी निकलती है, आजकल रिवर्स चार्जिंग आ गई है जो। तो जो पोर्ट्स होते हैं ना, एक तो फिजिकल पोर्ट है जो जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, लेकिन ये जिस पोर्ट की बात हो रही है ना, ये इंटरनेट की ट्रैफिक इससे इन और आउट होती है, ठीक है। इसको, ये आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि अच्छा ये लगा हुआ है पोर्ट डिवाइस, मतलब सर्किट आप अगर खोलेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा। ये सॉफ्टवेयर के लेवल पे काम हुआ हुआ है, सही है। ये यानी हार्डवेयर लेवल पे कोई ये नहीं है, सॉफ्ट लॉजिकल पोर्ट्स हैं, इसको आप समझें कि लॉजिकल पोर्ट्स बनी हुई है कि किस पोर्ट से ट्रैफिक बाहर निकलेगी। अच्छा, तो पोर्ट्स कहाँ से लेके कहाँ तक है, 4 डिजिट का कोई भी नंबर आप पोर्ट की जगह पे लिख सकते हैं। मैं 111 लिख दूं 4 दफा, सही, ये भी सही है, ठीक है। फिर 999 लिख दूं 4 दफा, ये भी सही है, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन में बताता चलूं कि कुछ पोर्ट्स होती हैं जो रिजर्व होती हैं, ठीक है। कुछ कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो रिजर्व होते हैं, मतलब 1111 से लेके 9999 तक सारे नंबर वैलिड हैं, लेकिन कुछ उसमें से रिजर्व होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के लिए, तो वो आप नहीं यूज कर सकते, बाकी सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बात पता है कि मेरी मशीन में इस वक्त पोर्ट 3000 पे कोई चीज नहीं चल रही, क्योंकि पोर्ट 3000 स्पेशली टेस्टिंग के लिए रिजर्व होता है। जितनी भी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में चल रही होती है, कोई भी पोर्ट 3000 का इस्तेमाल नहीं करती, ये स्पेशली जो है टेस्टिंग के लिए इसको लोगों ने छोड़ा हुआ होता है। तो मुझे पता है 3000 मेरे पास है अवेलेबल, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऐप डॉट लिसन, अभी इसको हम लाइन बाय लाइन समझेंगे भी इंशाल्लाह, कोड को दोबारा से हम कोड को गो थ्रू करेंगे कि ये कोड असल में है क्या, ये एक एक लाइन आपको मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह, सही है। तो मैंने पोर्ट 3000 पे इस ऐप को रन कर दिया। क्या लिखा मैंने जाके, मैंने कहा कि अच्छा CD, पहले तो मैं नॉट.js में चला जाऊँ 02, मैंने कहा CD4, ठीक है। मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया जहां पे था, मैंने कहा npm start, ठीक है जी, ये मेरी ऐप चलना शुरू हो गई। हेलो सर्वर इज लिसनिंग ऑन लोकल होस्ट पोर्ट 3000। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है इस पॉइंट पे कि जब मेरी ये ऐप जाएगी किसी क्लाउड में और वहां जाके जब ये चलेगी, तो वहां पे मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि ये पोर्ट 3000 वहां पे अवेलेबल होगा या नहीं होगा, ये मैं नहीं कह सकता गारंटी के साथ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे करना ये पड़ेगा कि इसकी जगह पे मैं क्या बना दूं, एक वेरिएबल बना दूं कोई, ठीक है। मैंने कहा पोर्ट के नाम से एक वेरिएबल है, वो समझो कि यहाँ पे जो है ना, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये तो पता है ही नहीं, अब यहाँ पे कुछ कोई दूसरा नंबर आएगा, अब यहाँ पे वो क्या नंबर है वो किसी को भी नहीं पता। अच्छा, वो लेकिन एक बंदे को पता है, हरी को खुद अगर आपको बता देना कि ये पोर्ट खाली है मेरे पास, इस पे चला दो, अब वो हरी को कैसे बताएगा वो उसका मसला है, लेकिन हरिको को पता है और वो बता सकता है। तो अब मैंने क्या करना है, अच्छा हरिको वाले बताते भी हैं, ठीक है। हरिको वाले कैसे बताते हैं, वो कहते हैं जनाब आप जो है ना हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर पोर्ट के नाम से आप सर्च कर लें। एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या चीज होते हैं,
ये हम मजीद डिटेल में समझेंगे इंशाल्लाह, लेकिन एनवायरनमेंट वेरिएबल से इसको हम गेट कर लेते हैं। env सॉरी process env port, ठीक है। तो मैंने हरिको से पूछा कि जनाब आपके पास कौन सी पोर्ट अवेलेबल है, वो मुझे बता दो, उसको वेरिएबल में रखवा लिया मैंने, और उसी पोर्ट पे फिर मैंने इसको रन करवाया। ये दो चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती है। अगर ये दो चीजें आप नहीं करेंगे तो एज इट इज जो कल हमने ऐप लिखी थी यहाँ पे बैठ के, वो एज इट इज हरिको पे नहीं चलेगी। ये आपको दो काम एटलीस्ट करने पड़ेंगे, ये हरिको के केस में। गूगल क्लाउड के केस में फिर जैसे उनकी फाइल है app.yaml, फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी कि और तो कोई नहीं कर रहे, वो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट और भी हो सकता है आपको बताई भी उन्होंने, तो वो भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा हूं एक अदद छोटा मोटा सा शॉर्टकट, इस ऐप को हरिको पे भेजने का एक शॉर्टकट। अच्छा, वो क्या तरीका है? वो तरीका है गिटहब। गिटहब में मैं गया, मैंने एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट की, ठीक है, हिरोकू सर्वर, ठीक है। डिलीट दिस मैं लिख के इसलिए बना रहा हूं क्योंकि रिपोजिटरी में बाद में डिलीट कर दूंगा। तो ये मैं अपने अकाउंट में जाके इस नाम से मैंने एक रिपोजिटरी, पब्लिक रिपोजिटरी क्रिएट कर दी, ठीक है जी। पब्लिक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। अच्छा, एक बात और भी मैं बताता चलूं इस पॉइंट पे, अगर गिट इग्नोर की फाइल आपके पास मौजूद नहीं है ना, तो भी आपकी ऐप नहीं चलेगी। ये प्लीज सब लोग याद रखिएगा। गिट इग्नोर की फाइल ना, गिट इग्नोर का मतलब ये, मतलब मेरा बताने का मकसद ये है कि गिट इग्नोर की फाइल हो, मकसद ये है कि ये नॉट मॉड्यूल जो है ना, ये इग्नोर हुआ हुआ होना चाहिए। अगर गिट इग्नोर की फाइल नहीं होगी तो नॉट मॉड्यूल कहाँ चला जाएगा? हरिको पे चला जाएगा। और नॉट मॉड्यूल अगर हरिको पे चला गया तो हरिको कहेगा कि भाई मैं तो नहीं चला रहा ये कोड, सही है, क्योंकि नॉट मॉड्यूल का फोल्डर काफी हैवी होता है। अभी भी अगर मैं इसका साइज अगर चेक करूं तो ये काफी जो है ना हैवी होगा। मैं गया फाइंडर में, इसको मैंने रिवील इन फाइंडर किया, और रिवील इन फाइंडर करने के बाद इसका मैंने क्या किया, डिटेल चेक की इसकी, तो 1.7 MB की ये फाइल बन चुकी है। अच्छा, और बाकी का जो प्रोजेक्ट है पूरा, अगर मैं बाकी पूरे प्रोजेक्ट का साइज लूँ ना तो 33 KB है, ठीक है। और ये अकेला कितने का है? ये अकेला 1.7 MB का है। तो आप देख रहे हैं कितना फर्क है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट एक तरफ है और नॉट मॉड्यूल की फाइल उससे तकरीबन 100 गुना ज्यादा बड़ी है, नॉट मॉड्यूल की फाइल, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा तो ये फाइल और हैवी होती चली जाएगी। तो इस वजह से ये वाली फाइल कभी भी मैं ना तो किसी डेवलपर को भेजूंगा, अगर मैं ये कोड आपसे शेयर कर रहा हूँ, देखिए आप अगर जाके देखेंगे ना, जो कोड मैं पुश करता हूँ डेली बेसिस पे गिटहब में, उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगी ये नॉड मॉड्यूल की फाइल। तो ना किसी डेवलपर को शेयर करनी है आपने ये नॉड मॉड्यूल की फाइल, ना जब क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे तो ये भेजना है, ठीक है। अच्छा, तो उनको मिलेगा कैसे? वो अगर कोई डेवलपर आपसे ये ले रहा है कोड, वो अपने पास npm इंस्टॉल चलाएगा, ये उसके पास भी बनकर आ जाएगा, ठीक है। जहां पे क्लाउड में आप भेज रहे हैं वो भी npm इंस्टॉल चलाएगा, वो सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैंने रेपोजिटरी क्रिएट कर दी। अच्छा, रेपोजिटरी क्रिएट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे वो पूरा फोल्डर इसके अंदर लाना है। तो पहले मैं फोल्डर की एक कॉपी बना लेता हूँ डेस्कटॉप पे या किसी भी जगह। असल में मैं यहीं से डायरेक्ट भी भेज सकता हूँ, लेकिन जो है ना यहाँ पे ये 2-3 फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पे ये मैं तो कर दूंगा, लेकिन वो कंफ्यूजिंग वाला तरीका है। तो मैंने इसको कहा कॉपी, और सॉरी रिवील इन फोल्डर, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, और डेस्कटॉप पे लाके मैंने क्या किया इसकी एक मैंने कॉपी बना दी, ठीक है। एक पहले से भी पड़ा हुआ उसको उड़ा दिया मैंने, ये कॉपी बन गई इसकी। अब मेरे ये डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो चुका है। अच्छा, आप सब लोगों ने गिट के जो शुरू के 2 मेरे लेक्चर हैं वो गिट मैंने प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया है यूट्यूब वाले पे, सही है। और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको, जहां पे भी देख रहे हैं आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो शुरू की जो 2 वीडियो होगी ना उसमें गिट और स्मार्ट गिट का जिक्र होगा। तो ये जो मैं काम करने लगा हूँ ये उससे रिलेटेड काम है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने एम्प्टी रिपोजिटरी बनाई थी इसको मैं क्लोन कर लूंगा कहाँ पे, अपने में टर्मिनल
cd डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप पे आ गया मैं, और मैंने कहा गेट क्लोन, और मैंने वो एम्प्टी रिपोजिटरी को क्लोन कर लिया मैंने, ठीक है। एम्प्टी रिपोजिटरी को जब मैंने क्लोन कर लिया तो मेरे पास यहाँ पे ना वो रिपोजिटरी शो हो गई होगी, ठीक है। हरिको सर्वर डिलीट दिस, यही नाम रखा था हमने उसका। अब मैं जो मेरा ये पूरा पैकेज है ना, ये पूरा पैकेज मैंने किया कट, यहाँ से कट तो खैर इसमें नहीं होता, लेकिन पूरे को लाके मैंने यहाँ रख दिया, उसको उड़ा दिया। अब आप देखें हुआ क्या है ये, ठीक है, और से प्लीज समझना है इस चीज को। मैंने एक एम्प्टी रिपोजिटरी बनाई, क्योंकि मैं शुरू में ये बात बता चुका हूँ, मैंने गिट वाली वीडियो में भी शायद ये बात जिक्र की है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गिटहब में जाके एक एम्प्टी रिपोजिटरी बनानी है उस प्रोजेक्ट के नाम से। अच्छा, फिर वो बना के मैंने उसको क्लोन किया, क्योंकि मेरा खुद का भी तरीका यही है, मैं खुद जब काम करता हूं तो मेरा खुद का भी तरीका यही है कि मैं कभी भी इस लैपटॉप में जिससे मैं क्लास ले रहा हूँ, इसमें मैं कोड छोड़ता नहीं हूँ इंटेंशनली। कभी मतलब गलती से मैं भूल जाऊँ कोड कोड पुश करना तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं कोशिश मेरी यही रहती है हर दफ़ा कि चाहे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाते हुए क्लास का कोई कोड लिखा हो, या मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, या मैं अपने लिए कोई हॉबी वाला प्रोजेक्ट कोई बना रहा हूँ, तो जब भी मैं लैपटॉप को क्लोज करूँ तो मैं वो कोड कहीं ना कहीं क्लाउड में उसको मैं पुश करूँ, ताकि वो इस हार्ड ड्राइव, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि मैं कल इसका जब फ्लैप ओपन करूंगा लैपटॉप का तो ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि हार्ड ड्राइव है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपके पास एक कॉपी अगर क्लाउड में भी हो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, और असूलन तो ये हो कि मल्टीपल कॉपीज हो, एक गिटहब में हो, एक कहीं और हो, क्योंकि गिटहब की जैसी और भी सर्विसेज हैं, एक बिट बकेट है, ठीक है, और एक गिट लैब है, वो भी काफी अच्छी हैं सारी और सेम तरीके से काम करती हैं। तो असूलन तो ये हो कि मल्टीपल कॉपीज हो, क्योंकि गिटहब का क्या भरोसा, आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक कर दे वो, तो आपके वो मल्टीपल कॉपीज हो तो और ज्यादा अच्छा है। लेकिन एटलीस्ट एक कॉपी आपकी क्लाउड में होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक एम्प्टी रिपोजिटरी बनाई गिटहब में, और उसको मैंने अपनी मशीन में क्लोन कर लिया, और क्लोन करने के बाद मेरा जो पूरा पैकेज था उसको उठा के मैंने उसमें पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस कोड को पुश करना है। इस कोड को पुश करना बहुत ही आसान है, मैं दो तरीके से पुश कर सकता हूँ, या तो उसको VS कोड में खोल लूँ या तो स्मार्ट गिट में खोल लूँ, ठीक है। तो मैं स्मार्ट गिट में इसको खोल लेता हूँ। ठीक है, स्मार्ट गिट बहुत ही आसान है। मैंने इस फोल्डर को यहाँ से पकड़ा, और इस फोल्डर को पकड़ के मैं स्मार्ट गिट पे लाके मैंने छोड़ दिया। ये स्मार्ट गिट में ये फोल्डर खुल गया मेरे पास, ठीक है। ये काम मैं VS कोड से कर रहा होता हूँ आमतौर पे, लेकिन आज मैं स्मार्ट गिट से भी करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए। अच्छा, ये वो फाइलें हैं सारी जो मेरी चेंजेस हैं। अच्छा, मैंने सेलेक्ट ऑल किया, मैंने कहा कमिट, मैंने कहा जी माई फर्स्ट कमिट, और ये कमिट हो गया। अब उसके बाद मैं पुश का बटन दबा दूंगा तो उसको पुश भी हो जाना चाहिए, ठीक है जी। कोड पुश हो गया मेरा, खत्म हो गया यहाँ से काम। अब मैं गिटहब में जाके इसको रिफ्रेश करूंगा जब, तो मेरा कोड यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। अच्छा, ये कोड मेरा यहाँ पे शो हो चुका है। इतना कोड तो आप लोग बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। मैंने बहुत सिंपल काम किया है कि एक Node.js का पैकेज जो था उसको उठा के गिटहब की रिपोजिटरी में पुश किया है, और मैंने वो करके आपको दिखा भी दिया अलग से, ठीक है। तो ये आप पहले से बट जानते हैं, इतना काम आप सब लोगों ने किया हुआ है। अच्छा, अब मुझे करना ये है कि मुझे जाना है हरिको पे, हरिको के क्लाउड पे जाना है मुझे, harico.com, और हरिको पे जाके उसको ये कहना है कि भाई साहब, जो मेरा जो ऐप का कोड है वो फला रिपोजिटरी में, इस रिपोजिटरी का मैं नाम बता दूंगा कि इसमें पड़ा हुआ है, वो खुद ही इसमें से उसको कोड को ना खींच लेगा। अच्छा जी, लॉग इन लेटर, ये 2 फैक्टर इसका बहुत खतरनाक आइटम है, इसलिए इसको जो है ना डिसेबल ही रखता हूँ मैं। अच्छा, ये इनजी करके मैंने एक कीवर्ड रिजर्व किया हुआ है इनका,
अच्छा, आपके केस में क्या होगा कि आपको नई एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे पास ये काफी सारी एप्लीकेशन पहले से क्रिएट हुई भी आ रही है, ठीक है। आपके केस में क्या होगा कि अगर आपने नया अकाउंट बनाया है तो कोई एप्लीकेशन यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही होगी, तो आप न्यू पे क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करेंगे। आप ऐप का कोई भी नाम लिखेंगे, जैसे मैंने इनजी लिखा हुआ है, आप कोई भी नाम रखेंगे, ठीक है। इसमें कहा इनजी नॉट अवेलेबल, मैंने कहा इनजी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इज अवेलेबल। आप क्रिएट ऐप करेंगे, और क्रिएट ऐप करते हुए आपसे हो सकता है ये पूछे कि कौन सी बनानी है आपको ऐप, तो आप कहेंगे इसको कि नॉट जेएस की बनानी है। अच्छा, मेरे जो लिमिट है 5 फ्री ऐप वाली वो पूरी हो चुकी है, इसलिए मुझे ये मजीद क्रिएट नहीं करने दे रहा। तो खैर, मेरे पास एक ऐप पहले से बनी हुई है तो मैं उसमें चला जाता हूँ, ठीक है। ये ऐप पहले से मेरे पास बनी हुई है। इसके अंदर जाने के बाद आपने डिप्लॉय के सेक्शन में जाना है, ठीक है जी। डिप्लॉय के सेक्शन में आप गए, और डिप्लॉय के सेक्शन में जाने के बाद देखिए यहाँ पे 3 तरीके इसने बताए हुए हैं डिप्लॉय करने के, ठीक है। एक है हिरोकू गिट, जो आप कल मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा था वो ये वाला है, हिरोकू गिट, जो हरिको CLI के जरिए होता है। एक ये तरीका है। एक है तरीका गिटहब, गिटहब के जरिए आप इसको भेज सकते हैं। जो अच्छा, ये किसी रिपोजिटरी से पहले ही कनेक्टेड है। ये हेलो वर्ल्ड हरिको नॉट जस्ट डिलीट दिस, ठीक है। ये भी मैं किसी दूसरी क्लास को पढ़ाते हुए मैंने बनाया था, तो ये कनेक्ट हुआ है। इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि पहले से कनेक्टेड था, ये डिस्कनेक्ट कर दिया, खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, आप जब इस पे पहली दफा आएंगे ना, इस ऑप्शन पे गिटहब में आप क्लिक करेंगे, तो आपसे ये कहेगा कि लॉग इन विद गिटहब, ठीक है। मेरा चूंकि पहले से हुआ हुआ है इसलिए मुझसे ये पूछ नहीं रहा। आपसे ये क्या कहेगा कि लॉग इन विद गिटहब, बटन आ रहा होगा, आप प्रेस करेंगे, हरी को उसमें गिटहब का वो खुलेगा विंडो, OAuth का, ठीक है ना। जैसे फेसबुक लॉग इन विद फेसबुक में खुलता है, इसी तरह लॉग इन विद गिटहब खुलेगा। आपको नेक्स्ट ओके ओके करना है, वो कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपके पास जो है ना ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जैसी अभी मेरे पास आ गई। अच्छा, तो मैंने क्या करना है, रेपोजिटरी का नाम लिखना है, यहाँ पे लगे नाम, जरा एक दफा मैं वहां से कॉपी कर लूं, ठीक है जी। मैंने क्या किया, नाम हिरोकू सर्वर है ना, हिरोकू सर्वर डिलीट दिस, हाथ से लिख लेता हूँ, ठीक है। पूरा जरूरत नहीं लिखने की, बस थोड़ा भी लिख के अगर मैं सर्च करूँ तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है। हिरोकू सर्वर डिलीट दिस, ठीक है। ये एक रिपोजिटरी जो अभी अभी मैंने बनाई है वो पहले नंबर पे आ चुकी है। कनेक्ट का मैंने जैसे ही बटन दबाया तो क्या होगा, वो रिपोजिटरी का कोड ना खींच के उसमें से निकाल लेगा, ठीक है। क्योंकि जब मैंने लॉग इन विद गिटहब किया ना, तो मैंने अपने रिपोजिटरी का एक्सेस दे दिया, तो अब ये उसमें से खींच के निकाल सकता है। अच्छा, अब ना सिर्फ उसमें से ये निकालेगा, बल्कि हमेशा निकालता रहेगा, ठीक है। उसके लिए मुझे छोटी सी एक चीज करनी पड़ेगी, इनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉयज, ठीक है। ये जब मैं इनेबल कर दूंगा, तो मैंने कहा इनेबल, ये जब मैं इनेबल कर दूंगा तो जब जब मैं कोड पुश करूंगा अपने गिटहब में, तो वो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने कोई एक लाइन चेंज की और मैंने गिटहब में पुश कर दिया, तो वो यहाँ भी अपडेट हो जाएगा। अच्छा, वो करेगा कौन से में से, मेन ब्रांच, ठीक है। ब्रांचेस, गिटहब में ब्रांचेस होती हैं, जो बाय डिफॉल्ट एक ही ब्रांच बनी हुई होती है जो कि मेन होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट की एक ब्रांच बना लेते हैं अलग, उसमें काम करते हैं। जब काम मेरा एक माइलस्टोन हो जाता है, एक फीचर कंप्लीट हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको मास्टर में मर्ज कर देता हूँ, ठीक है, और डेवलपमेंट में काम करता रहता हूँ। तो ये मेन ब्रांच में जब भी कोई पुश होगा ना, डेवलपमेंट में पुश होगा तो भी नहीं करेगा ये, मेन ब्रांच में अगर कोई कोड पुश हुआ तो उसको फौरन ये अपने पास अपडेट कर लेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डिप्लॉय ब्रांच का बटन भी दबा दिया, ऑटोमेटिक डिप्लॉय को इनेबल भी कर दिया कि ऑटोमेटिक डिप्लॉय करो जब जब पुश हो कोड। और अभी के लिए फॉरन मैंने पुश का बटन, डिप्लॉय का बटन दबा दिया कि अभी भी कर दो डिप्लॉय, हाथ के हाथ फॉरन। अच्छा, ये डिप्लॉय होना शुरू हो गया, ठीक है जी। अच्छा, ये आप नोट करें, बीच में इसने कहा इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, ठीक है। npm इंस्टॉल इसने खुद चलाया है यहाँ पे। अच्छा जी, बिल्ड सक्सेसफुल, ठीक है जनाब, सक्सेसफुली बिल्ड हो गया ये। अच्छा, अब मुझे उस ऐप को ओपन करना है तो मैं कैसे करूंगा, मुझे तो ये कह रहा है कि बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। ओपन ऐप का बटन यहाँ कोने में बना हुआ है, टॉप राइट कॉर्नर पे, इसको आप प्रेस करेंगे, ऐप आपकी खुल के सामने आ जाएगी।
पहली दफा में थोड़ा 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लगाता है। अच्छा, एक तो ये ऐप ओपन कर ली मैंने। अब इस ऐप का मुझे अगर console.log देखना है, क्योंकि मेरी मशीन में तो जब ये चल रहा था, ये मेरी मशीन में जब चल रहा था, तो उसका कंसोल कहाँ पर आता था? ये इधर आता था नीचे, जहां पे मैंने लिखा हुआ था ना npm start, वहीं पे आता था कंसोल। ठीक है जी, मैंने ये जो console.log लगाया हुआ है किसी भी पॉइंट पे, तो वो कहाँ आता है? यहाँ टर्मिनल में आता है नीचे। तो अब मैंने उसको कर दिया क्लाउड में डिप्लॉय, तो क्लाउड में भी ये लॉग कहीं ना कहीं नजर तो आने चाहिए। ठीक है, तो ये मोर लिखा हुआ है, मोर पे क्लिक किया मैंने, और व्यू लॉग्स, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। मैंने क्या कर दिया? व्यू लॉग्स पे क्लिक कर दिया। अच्छा, व्यू लॉग्स पे जैसे ही क्लिक किया ना, ये देखें यहाँ पे सेम बात लिखी हुई आ रही है, हेलो सर्वर इज लिसनिंग एट लोकल होस्ट 3000। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये खुला नहीं है अभी तक, क्या सीन हुआ इसको पता नहीं। दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ये इसको अभी भी 3000 पे चलाने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये तो बात समझ में नहीं आई। ये इसको अभी भी ना 3000 पे चलाने की कोशिश कर रहा है। मैं जरा डेस्कटॉप पे गया और मैंने वो ओपन कर लिया इसमें ना अपने पास। सही, ये मैंने कौन सा प्रोजेक्ट ओपन किया है? जो मैंने अभी गिटहब में भेजा था। अरे अच्छा, ये तो वाकई सही कह रहा है, 3000 पे ही चलाने की कोशिश करेगा इसको। ठीक है, क्योंकि पता नहीं मैंने चेंज किया था, बट वो चेंज हुआ नहीं किसी वजह से। तो मैं दोबारा से करता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब भी अब मैं चेंजेस करूंगा, कोई मसला ही नहीं है, चेंजेस करके मैं पुश करूंगा, ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाएगा वहां पर। मुझे कुछ भी करना है। इसको कहते हैं, इस चीज को कहते हैं कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट कहते हैं। अच्छा, ये मैं नीचे भी कर सकता हूँ, कहीं पे भी कर सकता हूँ। मैंने कहा कांस्टेंट कोड इक्वल्स प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। ठीक है, ये इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है कि प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट ऐसे करके आप लिखेंगे तो आपको पोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, इतना मैंने काम कर लिया। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इसको कमिट करूंगा। मैंने कहा बग फिक्स, बग फिक्स लिखा और पुश कर दिया उसको। आमतौर पे मैं यहीं से कमिट और पुश करता हूँ। ठीक है, स्मार्ट गिट से भी आज मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन यहाँ से भी आप चाहें तो अभी मैंने यहाँ से कर दिया, क्योंकि ये मुझे ज्यादा हैंडी लगता है। जब मैं क्लोन करता हूँ तो पहली दफा स्मार्ट गिट से करता हूँ, उसके बाद बाकी सारा यहाँ से चला रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से मैंने कोड पुश कर दिया। यहाँ से कोड जैसे ही मैंने पुश किया, तो आप यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, बिल्ड स्टार्टेड बाई, और मेरी ईमेल साथ में लिखी भी आ रही है, malikesingar@gmail। ठीक है जी, और ये अभी बिल्ड हो रहा है। ये क्या हुआ, मैंने गलती से बैक का बटन दबा दिया, ये हुआ। ठीक है। अच्छा, अब आप नोट कीजिए, अब ये 3000 पे नहीं चल रहा, अब ये चल रहा है 15816। ये वो पोर्ट थी जो हरिको ने मुझे बताई है कि इस पे चलेगा ये। अच्छा, अगर मैं इस सर्वर को रीस्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मोर पे जाऊंगा, रीस्टार्ट ऑल डाइनो। ये असल में एक मशीन को ये एक डाइनो कहता है। ठीक है, तो फ्री में तो एक ही डाइनो देता है, लेकिन यहाँ एस लगा के ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सौ डाइनोज है। रीस्टार्ट ऑल डाइनोज है तो एक ही, फ्री में एक ही देता है ये। अच्छा, तो आप नोट कीजिएगा कि अभी ये चल रहा है 15816 पे, जो पोर्ट नंबर है। मैं रीस्टार्ट करूंगा, इसको न्यू पोर्ट नंबर असाइन हो जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली, हो सकता है सेम पे भी कभी चल जाए, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इसको नई पोर्ट नंबर असाइन हो जाएगी, नया पोर्ट उसको मिलेगा। ये देखिए आप, अब ये चला है 53125, जो भी अवेलेबल पोर्ट थी न्यू, वो इसको असाइन हो गई। ठीक है जी। अब मैं इसको दोबारा से ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ओपन ऐप, ये जी imexpress.js सर्वर। अच्छा, अब मैं जाता हूँ गिटहब में, और इस मैसेज को अगर मैं चेंज करूँ, ठीक है जी, इस मैसेज को मैं क्या करूँ, अगर मैं चेंज कर दूँ, मैं index.mjs में गया, यही है ना मेरा वो।
ठीक है, IM-Express.js सर्वर पावर्ड बाई, अच्छा इसको एडिट का बटन पहले दबाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, एडिट का बटन पहले मुझे दबा के फिर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, ठीक है, IM-Express.js सर्वर पावर्ड बाई कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, ठीक है, साथ में मैं हिरोकू भी लिख देता हूँ, हिरोकू कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, क्योंकि वो ऑप्शन हमें हरिको ने दिया हुआ है, सही है, और मैंने चेंजेस को कमिट किया जैसे ही, क्योंकि मैं डायरेक्ट गिटहब में कर रहा हूँ तो मुझे पुश करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कमिट करूंगा तो भी काम हो जाता है, मतलब अगर मेरी मशीन में कमिट होता है ना तो मैंने पुश करना पड़ता है कि यार गिटहब में भी चला जाए, तो जैसे ही मैंने वहां पे कमिट किया ना तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखें दोबारा से ये बिल्ड स्टार्टेड हो गया, वो चीज यहाँ पे ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो गई हरिको के ऊपर। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ कोड लिखता जाऊंगा, उसको टेस्ट करूंगा, सही हो गया पुश करूंगा, जैसे ही पुश करूंगा उसको मैं, वो ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। अच्छा, आसान तरीका ये वाला। जी अच्छा जी, और इस रेपॉजिटरी का यूआरएल भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जस्ट इन केस, ये मैं वैसे एक आध दिन में या हफ्ते में इसको मैं डिलीट कर दूंगा, बट इसका मैं लिंक आपको शेयर किए देता हूँ चैट में, ताकि इसके अंदर जो फाइलें हैं, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है, ये मिनिमम ये रिक्वायर्ड है आपको। अच्छा, इसमें एक फाइल बन गई है डीएस स्टोर में, ये जो मैक कंप्यूटर होते हैं उसके फाइल सिस्टम में ये फाइल ना बनी हुई आ रही होती है, तो इसको प्लीज आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो फाइल है ना वो ऐप की फाइल है। ये क्या होता है, डीएस स्टोर के मैक में कोई भी फोल्डर होता है ना, जब आप उसके अंदर फाइलें क्रिएट करते हैं तो वो साथ में एक ये भी बन जाता है, और ये उसका कुछ मेटा डाटा वगैरह कैरी करके रखता है, आई एम नॉट श्योर। तो खैर इसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा, ये फर्स्ट वाली सबसे फाइल जो है, बाकी फाइलें जो है वो ऐप से रिलेटेड है, और मिनिमम इतनी फाइल आपको चाहिए, एक यानी बॉयलर प्लेट कोड है आपका, बॉयलर प्लेट में आपको बता चुका हूँ कि क्या चीज होती है। अच्छा तो जनाब, अब जरा आ जाते हैं हम, अच्छा एक बात और, क्योंकि मैंने आपको पहली ही क्लास में ये बात सिखा दी है कि एक एक्सप्रेस का जो सर्वर है, क्योंकि अब हम जो नॉट जेएस पढ़ेंगे ना साथ में, तो नॉट जेएस में असल में हम सर्वर पढ़ रहे होंगे, ठीक है, सर्वर भी पढ़ते जाएंगे और जावास्क्रिप्ट साथ साथ सीखते जाएंगे, जो जो हमें जावास्क्रिप्ट लग रही है उसके अंदर। तो हम क्या कर रहे होंगे, सर्वर पढ़ रहे होंगे पूरे सेशन के अंदर। अच्छा, तो इसके अंदर जो भी हम टास्क बनाएंगे, यानी कि आपको जो भी असाइनमेंट मिलेगा और उस असाइनमेंट के तौर पे आप जो टास्क बनाएंगे, वो आपने हरिको पे डिप्लॉय करना है। अच्छा, हरिको पे की बात नहीं है, कहीं भी डिप्लॉय करना है, मुझे चाहिए होगा होस्टेड लिंक। यही काम हमने HTML में किया था, जब शुरू में बिल्कुल हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी तो हमने CV आप लोगों ने बनाया और डायरेक्ट होस्ट किया, ठीक है जी। और यही काम अब हमने किसमें करना है, इस वाले Node.js के सर्वर में भी करना है, कि जितने भी सर्वर आपको बनाने के लिए दिए जाएंगे टास्क के तौर पे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब तक आप उसको कहीं होस्ट ना करें। अच्छा, हरिको आपको देता है 5 फ्री एप्लीकेशन, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप दूसरा अकाउंट बना लें तो 5 और मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो भी खत्म हो जाए तो आप और अकाउंट बना लें तो 5 और आपको मिल जाएगा। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं प्लीज कि ना सर वो तो 5 एप्लीकेशन थी वो खत्म हो गई, तो आप नया अकाउंट बना सकते हैं, हमेशा आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो आप जितने भी अब टास्क आप बनाएंगे और सबमिट करवाएंगे तो उसमें आपको होस्टेड लिंक बनाना है, ठीक है। अच्छा, उसका देखो एक बेनिफिट भी है कि कल को आप, जाहिर है वो मैं मोटिवेट करता हूँ कि आप ये शेयर किया करें अपने सोशल मीडिया पे, और जो भी आपके जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो भी है आपका, उसमें आप शेयर किया करें कि मैंने ये बना लिया भाई आज। तो सेम ईमेल पर वन प्लस होस्टिंग, देखें एक ईमेल पे एक ही अकाउंट बनेगा आपका, उसमें 5 फ्री ऐप आपको मिलती है, ठीक है, 5 फ्री ऐप एक ईमेल पे आपको मिलती है, हरिको की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, तो क्या मैं बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपको मैं मोटिवेट करता हूँ कि ये शेयर किया करें आप, तो आप जब ये लिंक शेयर करेंगे ना, रिपॉजिटरी जब आप कोड की आप शेयर करेंगे तो बंदा ना लिंक पे क्लिक करके उसको चला के देख भी सके, ये बेनिफिट होता है, ठीक है। तो इससे जो आम लोग हैं, जो आम फहम लोग हैं, जिनका कंप्यूटर से ताल्लुक नहीं भी है, वो भी उसको चला के देख पाते हैं आपके कोड को, ठीक है ना।
अच्छा जी, तो ये हमारी बात हो गई। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज और मैं स्क्रीन शेयरिंग को रोक देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आप सब लोगों से मेरा एक सवाल है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का सवाल है कि प्लीज बताएं कि सर्वर क्या होता है। जब नाम लिया जाता है सर्वर, तो उससे आप क्या समझते हैं कि ये किस चीज की बात हो रही है? सर्वर क्या है? सर एक सेंट्रलाइज्ड मशीन जिस पर हम जो है वो अपनी एप्लीकेशन और अपनी डेटाबेस को डिप्लॉय करते हैं, जहाँ से सब लोग एक सेंट्रलाइज्ड मशीन जिस पर सब आगे कनेक्ट होते हैं और जहाँ पे डेटाबेस और एप्लीकेशन हमारी होस्ट हुई होती है। सही है। तो उमैर खलील साहब ने जनाब बताया कि सर्वर जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड मशीन होती है जिसमें सब लोग कनेक्ट होते हैं। अच्छा, और लोग प्लीज, आप दूसरे लोग भी अपना इजहार ख्याल कीजिए। सर सर्वर डेटाबेस है। सर्वर जो है वो डेटाबेस है, तो किस किस्म का डेटाबेस है ये? जी प्लीज जरा मजीद बताएं कि सर्वर अगर डेटाबेस है तो डेटाबेस बताएं कि डेटाबेस क्या होता है। पर मतलब डेटाबेस भी तो एक टर्मिनोलॉजी है ना, जो जो जी सर। पता उसके बारे में। तो अगर सर्वर डेटाबेस होता है तो डेटाबेस क्या होता है? सर ऐसा एक सिस्टम जहाँ पर हमारा हम कोई भी कोड, मिसाल के तौर कोड की अगर हम मिसाल लें तो वहां पर हम अपना कोड पुश करेंगे, अपनी वेबसाइट पुश कर वहां पर हम डाल देंगे और अपनी सारी सर्विसेज, फिर दूसरे लोग वहां से उसको क्या नाम है, उससे फायदा उठा सकते हैं। बात तो आपने ओवरऑल सही की है, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूँ। एक खास वर्ड सुनना चाह रहा हूँ मैं। सर वो आपने नहीं बोला, वो किसी ने नहीं बोला अभी तक। जियाद, सर सर्वर इज समथिंग के जो किसी भी यूजर की रिक्वेस्ट को सर्व करे। फॉर एग्जांपल कोई यूजर अगर कोई डेटा मांग रहा है तो वो उस रिक्वेस्ट के मुताबिक रिस्पॉन्ड करे। तो यानी आप भी ये बोलना चाह रहे हैं कि सर्वर एक सेंट्रल मशीन है, जो उमैर खलील साहब ने जो बात की है कि सर्वर एक सेंट्रल मशीन है। जी अच्छा, तो सर्वर जो है वो मतलब क्या वो जो पीसी सीपीयू जो है मेरा, जो डब्बा है सीपीयू का, जो मशीन है, तो वो सर्वर है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो सर्वर है। प्रोवाइड कर रहा है तो वो सर्वर, ये बात जरा प्लीज थोड़ा और इलाबोरेट कर सकते हैं आप इस बात को? सर जैसे मेरी कोई वेबसाइट चल रही है और उसको मैंने अपनी मशीन के ऊपर ही अप किया हुआ है, मेरी लाइव कोई भी वेबसाइट और मेरी मशीन पे अप है तो मेरी मशीन सर्वर कहलाएगी, मुझे ऐसा लगता है सर। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, कोई सही गलत की बात नहीं है इसके अंदर। जी, और लोग प्लीज, और लोग भी बताएं। सर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर ये बेसिकली आएगा। बोले, आप बोले पहले आप। सर सर्वर जो है ना, आपका वेबसाइट जैसे होती है, तो वेबसाइट के लिए डोमेन होस्टिंग लेते हैं। तो डोमेन जो है एड्रेस हो गया, होस्टिंग जो है, होस्टिंग असल सर्वर कहलाती है कि आप इंटरनेट के थ्रू अपने डेटा को या कोई भी चीज़ों को एक्सेस करते हो, वो क्लाइंट की या किसी की भी हो, तो वो सर्वर कहलाती है। अच्छा, चले सही है। असल में आप ज्यादातर लोग जो जवाब दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं आप लोग कि सर्वर करता क्या है। ज्यादातर जो आप लोग जवाब दे रहे हैं, आप लोग ये बता रहे हैं कि सर्वर करता क्या है। मेरा सवाल ये नहीं है कि सर्वर करता क्या है, मेरा सवाल ये कि सर्वर सर्वर क्या चीज है। can I try? प्लीज जी सलीम। So it is so meta, matlab, just as an abstract idea of what a server for me is, कि वो लोकेशन जहाँ पे आप
कि आपका बिजनेस लॉजिक और आपका डेटा स्टोर्ड है, और वहां से जब कोई वो डेटा मांगना चाहे तो वो बिजनेस लॉजिक के हिसाब से आपको डेटा सर्व कर देता है। सही है। तो इवेंचुअली आपने भी क्योंकि आपने वर्ड यूज किया कि वो लोकेशन, तो वो लोकेशन का मतलब है कि जाहिर है किसी आप जगह की बात कर रहे हैं और वहां पे वो कोई कंप्यूटर है, तो आप भी इवेंचुअली कंप्यूटर को ही सर्वर कह रहे हैं। मैं कंप्यूटर को सर्वर नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक लॉजिक लिखा हुआ है, अब वो लॉजिक जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है वो वहां पे लॉजिक को जाके पूछ रहा है कि भाई क्या, लाइक यू नो, मैं जब ये मांग रहा हूँ तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, और वो इट्स द लोकेशन। या आई मीन अगेन आई वुड से I'm not saying that it is a physical computer, I'm just saying it's the entity which is going to serve the logic. नहीं, मैं आपका सवाल आसान कर देता हूँ ना। मैं आप कह रहे हैं कि वो लॉजिक, तो वो लॉजिक सर्वर है या लॉजिक जहां रखी हुई है वो सर्वर है? लॉजिक सर्वर, जो लॉजिक है वो सर्वर है। हाँ। अच्छा, गुड यार, जबरदस्त। अच्छा, वो वर्ड तो मुझे सुनने को नहीं मिला, लेकिन सलील ने मैं कहूंगा 99.9% बात सही कर दी है। अच्छा तो वो लॉजिक रखी, सलील भाई कह रहे हैं कि लॉजिक कहाँ रखी है, कहाँ जाएगी सर, मतलब लॉजिक रखी जाएगी तो किसी सिस्टम पर ही रखी जाएगी ना। हाँ, लेकिन ये सवाल है ना कि वो लॉजिक सर्वर है या जिस जगह पे वो लॉजिक रखी हुई है वो सर्वर है। सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर मेरे ख्याल से सर्वर एक ऐसी चीज का नाम है जैसे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन हो, जिसमें हमारा हार्डवेयर भी यूज हो रहा है और हमारा सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहा है। हार्डवेयर इन केस के जो हमारा सिस्टम है वो, और सॉफ्टवेयर इन केस के जैसे कि हमारी लाइक हेरोको है, ये इसमें जो लॉजिक्स वगैरह चल रही हैं, तो मेरे ख्याल से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन दोनों मिला के एक सर्वर बनता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिला के सर्वर बनता है। अच्छा, आपने भी काइंड ऑफ बात सही की है, इस सेंस में बात सही की है कि जो आमतौर पे मशहूर है उस एतबार से आपने बात सही की है। ठीक है, आमतौर पे यही मशहूर है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिला के सर्वर बनता है। अच्छा, लेकिन मैं इस पे थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ, फिर आप लोग इवेंचुअली खुद डिसाइड करेंगे कि क्या सही बात है। मैं आपको रोशनी डालूंगा सिर्फ इस बात पे ताकि आप खुद ही सही बात तक पहुंच जाए। अच्छा, सर्वर क्या है इसको समझने के लिए हमारे एक बड़े अच्छे टीचर थे, वो अक्सर एक जुमला कहते थे कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसके नाम पे आप गौर करेंगे ना, तो आधी कहानी आपको समझ में आ जाएगी नाम से उसके। ठीक। अच्छा, चैट में भी एक दो लोगों ने लिखा हुआ है कि सर्वर इज अ रिक्वेस्ट हैंडलर, सर्वर रिक्वेस्ट व्हिच रिस्पोंड अगेंस्ट रिक्वेस्ट, अ ब्रेन ऑफ नेटवर्क। अच्छा, तो हमारे जो टीचर थे वो ये कहते थे कि आप नाम पे गौर करें। तो हम पहले तो उस फॉर्मूले के तहत सर्वर नाम पे गौर करते हैं कि वर्ड सर्वर का क्या मतलब है। अच्छा, तो मैं वापस आ जाता हूं यहाँ पे, और मैंने कहा कि सर्वर डेफिनेशन, अ पर्सन और थिंग दैट सर्व्स, इसको कहते हैं सर्वर। अच्छा, कैसे भला? मैं गया किसी रेस्टोरेंट में। अच्छा, मैंने जाके वहां पे ये कहा, ठीक है, अभी मैं इसी चक्कर में लेट हुआ हूँ मैं जाके बैठा, भूख लग रही थी क्लास से पहले, तो मैंने कहा कुछ खा लूं ताकि जान आ जाए पढ़ाने में, पाकिस्तान की खातिर, आप लोगों की खातिर खाने गया था तो मैं वहां जाके बैठा, उसने ऑर्डर लाने में इतना लेट कर दिया कि मुझे खाने में काफी लेट हो गया, तो इसलिए मैं लेट हो गया। अच्छा, तो मैं गया, मैंने जाके कहा कि भाई मुझे ना मेन्यू में रखा कि मुझे ये चीज ला दें, ये चीज ला दें, रिक्वेस्ट की मैंने कि यार मुझे ये ला दें प्लीज, तो मुझे उसने ला के वो सर्व कर दिया। सर्व करने का मतलब है कि मेरी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया उसने, जो मैंने कहा वो मुझे ला के दे दिया उसने। मैंने पानी मांगा, मुझे पानी ला के दे दिया। मैंने पेप्सी मांगी, मुझे पेप्सी ला के दे दिया। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट को सर्व कर दिया उसने। अच्छा, जो मैं जब वहां गया था उस रेस्टोरेंट के अंदर, तो मैं वहां पर था गेस्ट, और जो रेस्टोरेंट के अंदर जो लोग मौजूद थे, जो रेस्टोरेंट को चला रहे हैं, जिसमें वेटर भी शामिल है, वो है होस्ट, मेरा मेरा मेजबान है। उर्दू में कहें, मैं मेहमान था, वो मेजबान थे। वो अलग बात है, उनको मेहमान नवाजी नहीं आती, पैसे मांगते हैं वो खाना खिलाने के बाद लेकिन थे वो मेजबान।
ठीक है, बाय डेफिनेशन। तो मैं मेहमान था उनका, गेस्ट, और वो मेरे मेजबान थे यानी कि होस्ट। अच्छा, मैं वहां पर गया और मैंने जाके वहां पे ये कहा कि प्लीज मुझे खाना दें, आप नाम बताया खाने का, और प्लीज मुझे आप पानी दें, और प्लीज मुझे आप पेप्सी दें। उसने मुझे ये सब चीजें लाकर दे दी। अच्छा, मैंने कोई ऐसी चीज मांगी जो उनके पास खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि सर ये चीज तो खत्म हो गई है, ये नहीं मिल सकती आपको, आप कुछ और बोलें वो ला देते हैं आपको। अच्छा, तो सेम यही चीज, ये जो बंदा है ना, ये डेफिनेशन देखें क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन और थिंग दैट सर्व्स, कि कोई भी ऐसी चीज जो आप पूछें और वो बता दे, वो सर्वर है। ठीक है। अच्छा, अब ये कंप्यूटर के भी बारे में कुछ बताया इसने, अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच मैनेजेस एक्सेस टू सेंट्रलाइज रिसोर्स सर्विस इन अ नेटवर्क। अच्छा, तो यहां पे आप देखें इसने भी कहा है कि अ कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, जो लास्ट में दोस्त ने बात की थी जो आमतौर पे मशहूर है, इन्होंने भी वही बात की है कि एक कंप्यूटर भी हो सकता है वो, या एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है, दोनों हो सकता है वो। तो जो जो भी आपको सर्व कर रहा है वही आपका सर्वर है। ठीक है जी। मेरा सर्वर कौन है? मेरे घर पे मेरी अम्मी है, ठीक है, उनसे मैं खाना पानी मांगता हूँ, मिल जाता है। अच्छा, फिर मैं ऑफिस में आता हूँ तो यहाँ पे ये ऑफिस बॉय है, मैं जो पानी मांगता हूँ लाके दे देता है बेचारा। ठीक है, तो मेरा सर्वर यहाँ पे ये है। अच्छा, तो मैं जहां भी जाता हूँ मेरा सर्वर वहां पे बदल जाता है। अच्छा, ये हो गई बात, हमने जनरल लैंग्वेज में सर्वर की मीनिंग तक पहुंचने की कोशिश की, और नाम से हमने आधी कहानी हमने समझ ली। अब किससे समझ ली? नाम के जरिए। अब बाकी की कहानी समझने के लिए ना हमें जाना पड़ेगा, तारीख के थोड़े पन्ने उठाने पड़ेंगे। अच्छा, असल में सॉफ्टवेयर जो होता है ना, उसको कहते हैं सर्वर, हार्डवेयर सर्वर नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि असल में तो अगर आप उस कोड में देखें जो कल मैंने कोड लिखा है, उस कोड में मैंने ये बात लिखी है कि अगर रिक्वेस्ट आए ना /food, तो /food के अगेंस्ट मुझे जब /food मांगा जाए तो मुझे क्या दे दो? वो एक लाइन फूड की लिखी थी मैंने कहा ये दे दो। फिर मैंने कहा /water अगर करें तो वाटर दे दो। अच्छा, और अगर मैं कोई तीसरी चौथी चीज मांगता था तो वो मुझे नहीं मिलती थी। ठीक है ना, वो मुझे नहीं मिलती थी तो वो मना कर देता, कैन नॉट गेट। अच्छा, तो ये जो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है ये सर्वर है। ठीक है, हमेशा याद रखें। अच्छा, ये आपको समझना इस वजह से जरूरी है क्योंकि आम लोगों की हद तक तो बात सही है, उनको कुछ भी बता दें उनको चलेगा, लेकिन चूंकि अब हम टेक्निकल बात पढ़ रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मौजूद हैं, हम इंडस्ट्री के लोग हैं, तो हमें जो है ना सही बात पता होनी चाहिए। अच्छा, और अगर आपको ये छोटी छोटी बातें नहीं पता होंगी ना तो इससे होगा ये कि लोग आपको जज कर लेते हैं कि अच्छा इसको नहीं पता, तो फिर तो इस वजह से भी आपको टेक्निकल सही बात पता होनी चाहिए। सम टाइम बावजूद इसके कि उसके कोई अंदर मैटर भी नहीं कर रहा, तो बहरहाल ये तो मैटर करेगा अच्छा खासा। अभी आप थोड़ी देर में खुद ही देखेंगे कि कैसे मैटर करता है ये आपकी ओवरऑल लर्निंग पे ना, बिल्कुल सोचने का अंदाज, क्योंकि शुरू से ही आपके चेंज हो जाएगा बिल्कुल ही, तो आप फिर उसी अंदाज से हमेशा सोचा करेंगे आप उसको। ठीक है, शुरू में भी हमने जो बिट्स और बाइट्स का जो तरीका पढ़ा था जावास्क्रिप्ट को पढ़ते हुए, तो थ्रू आउट द कोर्स हमने जगह जगह पे जब हम सोच रहे थे तो हमें ऑटोमेटिकली उस हिसाब से सोच रहे थे हम, जो हमने शुरू में बेस बना ली थी। अच्छा, तो मैंने ये देख लिया कि मेरा जो कोड है मैंने उसी में तो ये बात लिखी भी है कि /water हो तो वाटर ला के दो, /food हो तो फ्रूट ला के दो। अब सवाल ये है कि ये किसने मशहूर कर दिया कि क्योंकि आप जाते हैं मार्केट में, वो कहता है कि सर्वर ले जाओ, सर्वर कंप्यूटर, सही है, वो कहता है गेमिंग करनी है तो सर्वर कंप्यूटर ले जाओ। अच्छा, वो भी बेवकूफ़ी की बात है, अब लोगों को समझ आ गई है कि सर्वर कंप्यूटर अलग होते हैं, गेमिंग के कंप्यूटर अलग होते हैं। तो वो कोई भी हैवी काम करना है, हैवी प्रोसेसिंग कोई भी करनी है, वो कहता है सर्वर कंप्यूटर ले जाओ, सब हो जाता है इसके ऊपर। ठीक है ना, तो ये किसने मशहूर कर दिया कि यार सीपीयू का डब्बा बेच रहा है ना, वो सीपीयू का डब्बा है, उसको कह रहा है कि ये सर्वर मशीन है, ये इसको लेके जाओ। तो ये किसने मशहूर कर दिया? अच्छा, हुआ ये कि जब नए नए सर्वर लिखे गए, ठीक है, क्योंकि शुरू में आपके पास जानते हैं कि इंटरनेट का एक्सेस आम लोगों को नहीं था, ये मिलिट्री वगैरह के एक्सेस में होता था। यूएस मिलिट्री ने इसको काफी अरसे तक आम आवाम में नहीं आने दिया, वो अपने हद तक रखा है इन्होंने। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये
कंप्यूटर जब कॉमन होना शुरू हुए, ठीक है, ये 80s में जब ये डॉस वगैरह भी बन गया और ये लिनक्स वगैरह जब आ गई, तो कंप्यूटर उस वक्त काफी, क्योंकि कॉस्टली भी थे, महंगे थे काफी ज्यादा, तो एक तो आम लोग वैसे ही परचेज भी नहीं कर पाते थे। 1980s में एक आम आदमी के पास कंप्यूटर नहीं होता था, ठीक है, जो बहुत हॉबीइस्ट होते थे। मतलब अभी के टाइम पे अगर किसी बंदे ने लैंड क्रूजर रखी हुई है तो वो इस तरह था उस टाइम पे कि किसी ने कंप्यूटर रखा हुआ है। अच्छा, लैंड क्रूजर भी एक लॉजिक है कि चलो भाई उससे आना जाना होता है। उस टाइम पे जो लोग कंप्यूटर खरीदते थे, लोग कहते थे ऐसी बेवकूफ है, पता नहीं क्यों ले लिया इसने इतनी महंगी, मतलब ऐसे ही पड़ा, वही तो है, हो क्या रहा है। लेकिन जिनके पास था, जो फील्ड के लोग थे, उनको पता था कि वो क्या चीज थी उसमें। तो हर किसी के पास होता भी नहीं था। अच्छा, तो इंटरनेट तो फिर दूर की बात है, कंप्यूटर ही नहीं है किसी के पास। तो फिर जब इंटरनेट आम होना शुरू हुआ, यानी लोगों ने कंप्यूटर खरीदने शुरू किए, तो पहले क्या होता था कि मैं घर में बैठा हूँ, मेरे पास ही कंप्यूटर है, और मेरे घर के 2 ब्लॉक छोड़ के और दूर किसी के, मेरे दोस्त के पास कंप्यूटर है। अच्छा, तो लोग ना आपस में सर्वर बनाते थे। होम्स, आप लोगों की कहानी पढ़ेंगे ना जब, तो कि फला बंदा स्टीव जॉब्स था, और यानी और पता नहीं कौन था, बिल गेट्स, और ये बचपन में इन्होंने होम नेटवर्क बनाया था, ठीक है। अच्छा, जब मैंने पहली दफा पढ़ा, यार बचपन में उसने होम नेटवर्क बनाया था, मैं समझा कि पूरा गूगल तैयार कर दिया था। अबे भाई, पूरा गूगल नहीं तैयार किया था, वो सिर्फ ये किया था कि यहाँ से कुछ लिखो तो वहां नजर आ जाता था, और वहां से कुछ लिखो तो यहाँ नजर आ जाता था। वो भी वन वे, मतलब अगर ये सर्वर बनेगा वो क्लाइंट बन सकता है, ठीक है ना, और वो सर्वर बनेगा तो ये क्लाइंट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से लिखूं और वहां जा रहा है, मतलब व्हाट्सएप की तरह चैटिंग नहीं हो रही। बस ये होगा कि यहाँ से मैं कुछ लिखूं वहां पहुंच जाएगा, बस। इसको होम सर्वर इसको कहते थे वो। अच्छा, मैं तो, ये स्टीव वॉजनेक की बात हो रही है, सही कह रहे हैं सर, इन्हीं की बात हो रही है। तो मैं तो जब पहली दफा मैंने सुना ना, मैं सी लैंग्वेज पढ़ रहा था उस वक्त, ये 2010-11 की बात है शायद, या 12 की बात है, मुझे सही तरह याद नहीं है कि कौन सा था। तो मैं सी लैंग्वेज पढ़ रहा था उस वक्त, तो ऐसे ही उस वक्त शौक चढ़ा कि यार देखें तो सही, जो इस फील्ड के एलीट क्लास के लोग हैं, मतलब बिल्कुल ऊपर के लोग हैं पाए के, वो क्या करते रहे इस उम्र में, जिस उम्र में हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। किसी ने बता दिया था कि अब तो सिलेबस चेंज हो गया, C# आ गई, उसमें ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो हमने कहा यार पता नहीं, हमें सी पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग क्या पढ़ाते होंगे। तो मैं तो कुछ कुछ अरसे के लिए एहसास कमतरी का शिकार हो गया कि यार देखो इनको, इनके पास ना रिसोर्सेज ना कुछ थे, इन्होंने होम नेटवर्क बना लिया था मेरी उम्र में, ठीक है, और मैं जो है वो सी लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये नहीं आइडिया कि सी लैंग्वेज पढ़ना होम नेटवर्क बनाने से कहीं ज्यादा ऊपर की चीज थी। उन बेचारों के पास तो सी लैंग्वेज थी भी नहीं उस वक्त, जिस वक्त जो है ना ये होम नेटवर्क बनाया था उसने। सी लैंग्वेज तो बहुत बाद में डेनिस रिची वगैरह लोगों ने बनाई, फिर इसी के दोस्त थे वो सारे, आपस में ये दोस्त ही थे, जाहिर है इंडस्ट्री के लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने जो बनाया था ना, वो एक्चुअली क्या था कि फोन के नेटवर्क से आप इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते थे। तो इन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया था कि जो जैसे फैक्स के पुराने होते थे ना, वो टैटू जो करता था, वो कोड से उस सिस्टम को, जो उनकी लोकल सिस्टम थी, उसको स्पूफ करता था कि yes, I'm a legitimate paid user of this service, so let me have international calls, and then you can like connect to anyone across the world for free essentially. And then they sold those boxes as like the first one. So like you, so essentially उन्होंने hacking का ये सेल किया था। लेकिन आप सही कह रहे हो, नेटवर्किंग का ही एक हिसाब था वो। आई थिंक ये स्टीव वॉजनिक की जो आप कहानी सुना रहे हैं ना, ये कोई मुख्तलिफ कहानी है, मैं इसकी बात शायद नहीं कर रहा। एक कोई अच्छा, उनके पास 2 कंप्यूटर थे वो, मतलब ही वाज लकी इनफ टू हैव 2 कंप्यूटर्स। तो उन्होंने yes. क्या किया था, एक ऊपर के फ्लोर पे एक कंप्यूटर और नीचे के फ्लोर पे एक कंप्यूटर रख के दोनों को जोड़ा था आपस में, होम नेटवर्क एक बनाया था। जैसे हम होम नेटवर्क बनाते हैं ना कि भाई फोल्डर एक पीसी Right. Got it. So yeah, I think we are talking about two different stories, but yeah. डिफरेंट स्टोरी, बट मतलब वो अच्छी लंबी स्टोरी है, ये बिल्कुल ही बच्चों वाली स्टोरी थी। तो मैं ये पढ़ा, मैंने खासा कमतरी का शिकार हो गया। मैंने कहा यार इतना देखो होम नेटवर्क बना रहे थे ये, हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं यार तो बाद में पता चला कि वो तो बहुत, सी लैंग्वेज तो बहुत ऊपर की चीज है उससे जो हम पढ़ रहे थे। खैर, तो जो बात हो रही थी सर्वर की, तो ये सर्वर उस वक्त बनने शुरू हुए, अमल में आए। अच्छा, आपस में बनाते थे लोग सर्वर में। अब किसी को ढूंढूं मैं, मेरा दोस्त कोई हो 2 ब्लॉक दूर,
उसके बाद चलो यार दोनों मिलके ना कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, कंप्यूटर थे ही कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पे आई थी ये, ठीक है ना। मिलिट्री वाले भी इसको कम्युनिकेशन के लिए ही इस्तेमाल करते थे इंटरनेट को, और है ही इन जनरल देखा जाए तो फेसबुक और ट्विटर कोई भी जो ऐप है जो इंटरनेट पे चलती है वो सारी कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब कमर्शियल लेवल पे ना ये कुछ अरसे के बाद आना शुरू हो गया, वेबसाइट्स लोगों ने बनाना शुरू कर दी। अब वेबसाइट को होस्ट करने के लिए ना आपको सर्वर के बगैर तो होस्ट नहीं हो सकती वेबसाइट, कि बंदा google.com लिखेगा तो रिक्वेस्ट जाएगी तो पेज आएगा ना वहां से, ठीक है, रिक्वेस्ट जाएगी तो पेज वहां से रिटर्न आ जाएगा, तो ये सर्वर से कम्युनिकेशन हो रही है, तो ये होना शुरू हुआ। अच्छा, तो उस वक्त जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर इतने एडवांस तो थे नहीं, 1 MB की हार्ड ड्राइव होना भी बहुत बड़ी बात होती थी कि 1 MB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है किसी कंप्यूटर में। अच्छा, तो सर्वर पे चूंकि एक सर्वर होता है, हजारों लोग उस पर रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं और उसको रिस्पॉन्स जा रहा होता है, तो आमतौर पे जो कंप्यूटर मौजूद थे उसमें सर्वर चलाना नामुमकिन था। तो उसके लिए उस वक्त की जो कंपनी थी मौजूद वहां पे, ये अब मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ कि पेंटियम 1 वगैरह ये आ चुके हैं, ठीक है, तो पेंटियम 1 वगैरह 486 कंप्यूटर थे, i486 48 पता नहीं और इस तरह मॉडल थे, और पेंटियम 1 उस वक्त सबसे लेटेस्ट हुआ करता था। तो उस वक्त की जो कंपनीज थी उन्होंने कुछ स्पेशल किस्म के कंप्यूटर के डब्बे तैयार किए, जिसमें उन्होंने प्रोसेसर लगाया फुल बड़ा वाला जो उस वक्त मौजूद था, सबसे हैवी प्रोसेसर वो लगा दिया। अच्छा, और उसमें रैम मेमोरी ज्यादा करके लगाई। ज्यादा का मतलब ये कि आम कंप्यूटर में अगर 1 MB होती थी रैम, तो इन्होंने कहा कि भाई 10 MB रैम मिलेगी आपको या 12 MB रैम मिलेगी, ठीक है ना, बहुत हैवी कंप्यूटर तैयार किया। अच्छा, और उसको नाम दिया इन्होंने सर्वर कंप्यूटर का, मार्केटिंग करने के लिए। अच्छा, क्या मकसद था उनका बताने का, कि ये वो कंप्यूटर हैं जिनमें सर्वर वाले जो सॉफ्टवेयर है ना वो चलाए जा सकते हैं, दिस मशीन इज कैपेबल इनफ टू रन सर्वर, राइट। तो x86 नहीं, x86 तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक पेंटियम 1 से पहले जो मशीन होती थी जो मैंने देखी है आखिरी, मतलब चलाई नहीं है मैंने, बस देखी है, मतलब कि अच्छा ये हुआ करती थी, वो 486 उसका नाम होता था। तो ये मैं उस 486 की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, 486 586 इस तरह एक पूरी सीरीज थी जो x86 की सीरीज आई थी ना। अच्छा, ये जो 486 भी नाम इन्होंने इसी पे रखा था, x86 से इंस्पायर हो गया ना, इन्होंने कहा था कि भाई ये वो मशीन है जो x86 ऑपरेटिंग सिस्टम चला देती है, उससे पहले पता नहीं क्या होते होंगे। तो उन्होंने भी ये जो 486 असल में हार्डवेयर था, लेकिन इंस्पिरेशन उसकी किससे थी, सॉफ्टवेयर से, कि भाई ये वो मशीन है जो x86 चल जाता है जिसमें। तो इसी तरीके से अब ऐसी मशीनें मार्केट में आ गई जिसको IBM ने और जो उस वक्त दूसरी कंप्यूटर की मशीनें थी उन्होंने मार्केट किया इस नाम से कि ये सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है। अच्छा, और उससे हुआ ये कि जो आम फहम लोग थे वो कंफ्यूज हो गए कि सर्वर आखिर सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, वो कंफ्यूज हो गए। अच्छा, और वो कंफ्यूजन आज तक खत्म नहीं हुई है। आज तक जो हार्डवेयर बनाने वाली कंपनीज हैं वो अपने हार्डवेयर को, अपने कंप्यूटर को वो मार्केट करती हैं इस नाम से कि ये सर्वर मशीन है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह गेमिंग मशीन, ठीक है, तो जो मशीन गेमिंग मशीन होती है उसमें ऐसा तो नहीं होता कि गेम उसमें पहले से वो मौजूद या उसके बगैर गेम नहीं खेले जा सकते। तो बट उनके कहने का मकसद ये होता है, गेमिंग मशीन जो कह रहे हैं उनके कहने का मकसद ये है कि दिस मशीन इज कैपेबल इनफ टू प्ले, अभी के जो भी अच्छे गेम है वो प्ले कर सकते हैं आप उसके ऊपर, तो दिस मशीन इज कैपेबल इनफ। तो अगर कोई बंदा कह रहा है ना सर्वर मशीन या सर्वर कंप्यूटर, तो वो असल में ये कह रहा है कि दिस हार्डवेयर इज कैपेबल इनफ टू रन सर्वर्स। अच्छा, फिर सर्वर की जो नीड्स थी हमारी, सर्वर चूंकि पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है हम ये देख चुके हैं, सर्वर की हमारी नीड और बढ़ी और बड़े कंप्यूटर उसको दरकार हुए, फिर और जदीद मशीनें उसके लिए बनाई गई। और अभी आप ये देखते हैं कि गूगल के पास और फेसबुक के पास और अमेजोन के पास पूरे पूरे फार्म है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ अपने स्क्रीन पे गूगल करके, ठीक है, सर्वर रूम गूगल अगर मैं लिखूं,
ठीक है, कि गूगल का। तो ये इस तरह की एक बहुत बड़ी खेप है इनके पास, हजारों की तादाद में कंप्यूटर इनके पास मौजूद हैं और ये दिन ब दिन बढ़ाते ही उसको जा रहे हैं। अच्छा, और इस तरह के जो फार्म्स को ये क्या कहते हैं, डेटा सेंटर कहते हैं या डेटा फार्म कहते हैं, इस तरह की चीज को ये ऐसे कह रहे होते हैं। ठीक है, ये आप देखें जितनी दूर तक नजर जा रही है आपके पास कंप्यूटर ही कंप्यूटर आपको नजर आ रहा है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि जनाब हमारे पास जो सर्वर है हमारा वो हार्डवेयर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है हमारा सर्वर। अच्छा, तो इसी वजह से जब जुमले में इसको इस्तेमाल किया जाएगा ना, तो आप इसको कहेंगे कि मैं सर्वर लिख रहा हूं। ठीक है, मैं सर्वर क्या कर रहा हूँ, सर्वर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मतलब मैं सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर में क्या लिख रहा हूँ, मैं सर्वर लिख रहा हूँ। अच्छा सर, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सिस्टम को, इन दोनों के कंपेयर को सर्वर कहेंगे ना? नहीं, जैसे कि रिक्वेस्ट जाती है डेटा सेंटर में, फिर डेटा सेंटर से एक वो काम सॉफ्टवेयर करता है क्योंकि वो एक फंक्शन है, या सॉल्यूशन जो भी सॉफ्टवेयर एक काम कर रहा है, आता तो डेटा सेंटर से है ना, जो भी चीज आती है रिप्लाई में। देखें, शुरू में मैंने ये बात इसी वजह से की है कि ऐसा मैं आपको रोशनी दिखाऊंगा और आप खुद पहुंचेंगे कि क्या किस चीज को सर्वर कहते हैं। डेफिनेशन तो यही है जो आपने पढ़ भी ली गूगल पे। डेफिनेशन जब भी आप बुक के बाय द बुक बात करेंगे तो वो यही कहते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके सर्वर है। ठीक है, लेकिन एज अ टेक्निकल सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं ये समझता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर है वो सर्वर है। ठीक है, हार्डवेयर सर्वर नहीं है, सॉफ्टवेयर सर्वर है। और इसी वजह से जब मैं कहूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि सर्वर लिख रहा हूँ। ठीक है, हार्डवेयर सर्वर नहीं है। अच्छा, लेकिन जो जैसे कहते हैं ना कि यार वहां से ना सर्वर निकाल के लेकर आ जाओ, वो सर्वर जो है ना खराब हो गया है, तो वो असल में कह रहे होते हैं कि सर्वर मशीन खराब हो गई है। और वो सर्वर मशीन जब कह रहे होते हैं तो वो ये कह रहे होते हैं कि ऐसी मशीन जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी वो सर्वर को रन कर सके। ठीक है, तो ये ऐसा मैंने आपको ओपिनियन दिया है। आपका ओपिनियन मुख्तलिफ भी हो सकता है मुझसे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो जो जो बताना चाह रहा था मैंने अपना मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया। ठीक है, बाकी ये कोई इतनी बड़ी बहस नहीं है ये कि क्या है या क्या नहीं है। ये जस्ट एक छोटी सी डिस्कशन थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, वो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है। जी दोस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कि आपने क्लियर कर दिया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला। अब एक मशीन है जिसको मैं कहता हूँ, आपके साथ कह रहे हैं कि वो सर्वर मशीन है। अब एक सर्वर एज अ ओएस भी उसके अंदर एक पड़ा हुआ है, जैसे आप कहते हैं कि लिनक्स का सर्वर है या विंडोज सर्वर है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो डिफरेंट एक्ट करते हैं ना। अगर आप क्लाइंट पे डाल रहे हैं तो अलग है, और आप सर्वर पे रखते हैं तो वो अलग है। तो अब इसमें इसको कैसे आप, और फिर आपकी बात मुझे और इसमें से क्लियर हो गई कि मैं एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ रहा था सर्वरलेस का, तो मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, क्योंकि मैं यही समझ रहा था कि लाइक हाउ इट गोस विद सर्वरलेस अगर हार्डवेयर नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। अच्छा, इन्होंने दोस्त ने बात की कि जनाब, अच्छा ये वाला सवाल ना आपका आगे भी एक जगह पे जाके क्लियर होगा, जब हम एक दफ़ा और ना आपको ये मैं डिफरेंशिएट करूंगा कि हर सॉफ्टवेयर भी सर्वर नहीं है। लेकिन आपने अभी पूछ लिया तो आपको मैं छोटा सा जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आप जो कह रहे हैं ना लिनक्स का सर्वर, तो इस वक्त जो सबसे मशहूर सर्वर है लिनक्स का वो है एनजिनिक्स। ठीक है, दो है बाय द वे, दो काफी मशहूर सर्वर हैं। ठीक है, लिनक्स सर्वर्स लिखूंगा ना तो दोनों का नाम आ जाना चाहिए। Ubuntu, Debian. एक सर अपाची सर्वर। ठीक है, सेकंड वाला अपाची सर्वर है। थैंक यू सो मच फॉर आपको बताने के लिए। अच्छा, एक अपाची बताया मैंने, दूसरा नाम क्या बताया मैं खुद भी भूल गया दोबारा। एक अपाची, एक और भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अभी मैंने नाम लिया था फिर भूल गया। एनजिनिक्स और अपाची, ये दो सबसे मशहूर सर्वर हैं। ठीक है, ओपन सोर्स हैं दोनों ये, और यही दोनों हैं जिसकी वजह से
सर्वर्स की दुनिया में लिनक्स बादशाह है इन्हीं दोनों की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी आसान है इस्तेमाल करने के एतबार से। इन्होंने जो जो रिक्वायरमेंट होती है आमतौर पर सर्वर में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, और लिनक्स पे चलते हैं ये, ठीक है, लिनक्स के बगैर ये चल नहीं सकते, लिनक्स के ऊपर ही चलते हैं ये। अच्छा, तो इन दोनों की वजह से ही लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सर्वर की दुनिया में बादशाह है, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये दोनों क्या है? एनजिनिक्स भी एक सॉफ्टवेयर है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। जैसे आप जो लोग पहली दफा सुन रहे हैं एनजिनिक्स का नाम, वो इसको ऐसे समझें कि एक लैपटॉप है आपका, आपने अपने लैपटॉप में ज़ाहिर है लैपटॉप के अंदर तो ये पर्सनल कंप्यूटर है, इसमें पर्सनल चीज़ें चल रही होती हैं, तो आपने लैपटॉप के अंदर कुछ डाउनलोड किया और इंस्टॉल कर लिया आपने, जैसे स्मार्ट ग्रिड डाउनलोड किया इंस्टॉल कर लिया, जूम को डाउनलोड किया इंस्टॉल कर लिया। इसी तरीके से एनजिनिक्स को भी क्या करते हैं आप, एक सर्वर मशीन पे, एक कंप्यूटर के अंदर जो सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है, सर्वर मशीन है जो, यानी ऐसी मशीन जो सर्वर चला सकती है, उसमें आपने डाउनलोड करना होता है और इंस्टॉल कर देना होता है एनजिनिक्स को, ठीक है। और ऑन द टॉप ऑफ एनजिनिक्स फिर आपका हमारा वाला ये सर्वर चल रहा होता है एक्सप्रेस का, ठीक है। तो एक्सप्रेस असल में थोड़ी देर पहले मैंने ये जिक्र किया था कि सर्वर क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर है। मैंने ये कहा था कि जो एक्सप्रेस का सर्वर मैं लिख रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर है, वो सर्वर है जो एक्सप्रेस का सर्वर मैं लिख रहा हूँ। लेकिन अगर आप इन डेप्थ अगर बात करें, इंतहाई टेक्निकल लेवल पे अगर आप जाएं, तो जो मैं लिख रहा हूँ ना एक्सप्रेस का, वो भी सर्वर नहीं है, सर्वर है एनजिनिक्स, ठीक है। अब ये एक दफा और हमारी डिस्कशन होगी इस बारे में, ये जब हम राउटर्स पढ़ेंगे ना मोस्ट प्रोबब्ली उस वक्त ज्यादा मुनासिब रहेगा कि इस बात को हम मजीद डिस्कस करें, ठीक है। बट अभी अभी के केस में आप ये समझें कि जो एक्सप्रेस पे मैं बात लिख रहा हूँ ना, कोडिंग लिख रहा हूँ, वो मेरा सर्वर है। अच्छा, तो आपका यार ओरिजिनल सवाल क्या था वो मेरे जहन में निकल गया ये एनजिनिक्स ढूंढने के चक्कर में। जिन्होंने सवाल किया था वो प्लीज रिपीट कर सकते हैं नहीं, अपना? ऐसे भी ये पूछा था कि लाइक अगर सर्वर जो है इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, तो एक मेरी होस्टिंग मशीन है, उसमें मैं एक ओएस डालूंगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फिर मैं अपना ये नोड, जो बेसिकली मेरे जहन में था वो ये था कि एक मेरे पास मशीन है, हाँ, वो सर्वर मशीन है, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स है, और फिर उसके अंदर मैं ये अपना नोड जेएस का जो है वो सर्वर लिख रहा हूँ। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल जबरदस्त आपने रिपीट कर दिया। अब देखें, एक आपके पास सर्वर मशीन है जो कि हार्डवेयर है, ठीक है, मशहूर कर दिया लोगों ने सर्वर मशीन, लेकिन ये एक कोई भी जस्ट एनी कंप्यूटर, इट कुड बी एनी कंप्यूटर, ये है। उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सर्वर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक एनजिनिक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो हरिको, मुझे नहीं पता हरिको क्या यूज करता है, मोस्ट प्रोबब्ली हरिको भी एनजिनिक्स का सर्वर उसने लगाया हुआ होगा, एनजिनिक्स का सर्वर है। उस ये जो एनजिनिक्स है ना, यही असल सर्वर है। अगर बिल्कुल टेक्निकल तौर पे देखा जाए और बिल्कुल ट्रू बात की जाए तो ये एनजिनिक्स ही सर्वर है। अच्छा, और एनजिनिक्स के ऊपर जो है ना वो क्या चल रहा है, मेरी नॉट जेएस का ये जो एक्सप्रेस का मैं लिख रहा हूँ ना एप्लीकेशन, ये चल रहा है। बट ये एक्सप्रेस की जो एप्लीकेशन है ये मिडलवेयर है, ये सर्वर नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये मिडलवेयर है, ये सर्वर भी नहीं है। सर्वर क्या था, ये एनजिनिक्स सर्वर है, ठीक है। बट ये एनजिनिक्स और ये आमतौर पे जब हम बिल्कुल अभी बिगनर हैं हम सर्वर में, तो अभी इसको आप एक ही समझे दोनों को ना, मतलब एनजिनिक्स को और इसको आप एक समझें इसको। मेरा ख्याल है जिन्होंने सवाल किया वो तो टेक्निकल है, बाकी लोगों को कह रहा हूं मैं कि इन दोनों को आप फिलहाल एक समझें। हम बाद में इन दोनों का फर्क देखेंगे कि ये दोनों अलग कैसे हैं, एनजिनिक्स को भी इंशाल्लाह मजीद हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर ये जो आपका रिक्वेस्ट हैंडलर है ना, इसके ऊपर भी डेटाबेस वगैरह और काफी चीजें लगी हुई होंगी, जाहिर है, क्योंकि एक्सप्रेस का जो हम लिख रहे हैं कोड, इसमें हमें मोंगोडीबी का डेटाबेस भी साथ में चाहिए होगा, जिसमें हम जाहिर है यूजर का डेटा सेव करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। सर्वर के ऊपर कोई चीज स्टोर नहीं हो रही होती है, ये भी याद रखें। सर्वर का काम जस्ट ये कि रिक्वेस्ट को लेना, रिस्पॉन्स को देना, खत्म बात, ठीक है। एनजिनिक्स इज सर्वर, एक्सप्रेस इज मिडलवेयर, या उसको हैंडलर फंक्शन भी कहते हैं। अब ये अभी डिस्कस करने वाली चीज नहीं थी, ये डिस्कस करना था आगे, लेकिन एक दोस्त ने इतना बेहतरीन सवाल कर दिया कि मैंने अभी ये चीज डिस्कस कर ली, लेकिन ये हम एक दफा और डिस्कस करेंगे स्टिल। अच्छा, ये एक बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अच्छा सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर है आपसे। प्लीज। सर, ये तो आपने वेब की दुनिया की बात कर, मतलब वेब डेवलपमेंट या वेब इसकी दुनिया की बात कर दी आपने, कि हमारे पास मशीन है, मशीन के ऊपर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो लेयर है विद दैट इज द सर्वर, राइट।
तो अगर मैं इस तरह की बात करूं कि जैसे हमारे पास एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनी हुई है, लाइक मैं एक बैंक में काम करता था, तो वहाँ पे हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। तो वो क्या था कि मतलब उसमें वो उस पे विजुअल बेसिक डॉट नेट वगैरह पे बना हुआ था उनकी एप्लीकेशन, और पीछे एसक्यूएल सर्वर था। ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर जो जिस मशीन पे इंस्टॉल हुआ था, तो वो वहाँ पे जो था वो उस मशीन को ही सर्वर कहा करते थे। उसी पर उन्होंने एप्लीकेशन भी डाली हुई थी, और उसी पर उन्होंने एप्लीकेशन एसक्यूएल सर्वर भी बनाया हुआ था। ठीक है, और जो जितने भी वहाँ पे लोग कनेक्टेड थे, तो वो क्योंकि वो उस पर वैन पर नहीं था, इसलिए वो जो था वो एक बिल्डिंग की हद तक महदूद था। जितने भी वहाँ पे लैन पे कनेक्टेड लोग थे, तो वो उसको यूज किया करते थे। तो इस सिनेरियो में, मतलब अदर देन मैं वेब की बात कर रहा हूँ, इस सिनेरियो में तो सर्वर आप किसको कहेंगे? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आप कल की क्लास में अगर आप याद करें, तो मैंने जब हेलो वर्ल्ड सर्वर बनाया था, जस्ट सर्वर, एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड सर्वर, सबसे पहला कोड जो मैंने लिखा था वो मैंने अपने कंप्यूटर में रन किया था, और मैंने अपने मोबाइल से भी उसको, क्योंकि मैं सेम वाईफाई नेटवर्क पे था, ठीक है, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर, तो मैंने मोबाइल फोन पे भी क्या किया था, उसको आपको चला कर दिखाया था। मैं आईपी लिखता हाँ मैं, सर, अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट क्लास पे मैं अटेंड कर नहीं पाया था, और मैं अभी तक वीडियो भी नहीं देख पाया हूँ जरा हाँ, स्टूडियोज की वजह से, तो इस वजह से। तो मैंने ये करके दिखाया था सब लोगों को। अच्छा, तो वो जो सर्वर मैंने बनाया था ना, पहला, सबसे पहला सर्वर, वो यही एक्सप्रेस का सर्वर था। और वो क्या हो रहा था, क्योंकि वो वैन पे नहीं था, क्योंकि वो हरिको पे डिप्लॉय नहीं हुआ था, तो वो मेरी लोकल, मेरी मशीन पे चल रहा था, तो मेरे लोकल नेटवर्क के अंदर अंदर वो एक्सेसिबल था। ठीक है, अच्छा, तो जो एक्सप्रेस पे लिखा हुआ सर्वर है, पहले मैं तो ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि एक्सप्रेस पे लिखा हुआ जो सर्वर है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो हरिको पे मैं उसको डिप्लॉय करूँ, जरूरी नहीं है ये। ठीक है, मैं चाहूँ तो उसको इन हाउस अपने पास चला सकता हूँ। और जो बड़ी कंपनीज जितनी भी होती हैं, वो अपने सर्वर हरिको पे या गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय नहीं करती हैं। खासतौर पे बैंक्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये डिप्लॉय नहीं करना चाहते। ठीक है, ये कहते हैं कि भाई मैं घर पे अपने एक बड़ा सारा कंप्यूटर खरीदूंगा, ठीक है, बड़ा सा एक सर्वर कैपेबल मशीन खरीदूंगा, और मैं उसमें उसको रन करूंगा, और मेरे नेटवर्क में जो कनेक्टेड होगा, चाहे वो तार से कनेक्ट हो, चाहे वो वाईफाई से कनेक्ट हो, वो ही इसको एक्सेस कर सकता है, कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, आमतौर पे एक चीज और भी इन्होंने की हुई होती है, जो खासतौर पे बैंक्स है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये क्योंकि जाहिर है ब्रांचेस, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में डेटा तो जाना है, क्योंकि बिल्कुल बिल्डिंग के अंदर कर देंगे तो फिर तो मसला ही खराब हो जाएगा ना। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ होता है कि इंट्रानेट नाम की एक चीज इन्होंने इस्तेमाल की हुई होती है अंडर द हुड। ये इंट्रानेट क्या चीज होती है, कुछ कंपनीज हैं खास किस्म की, उन्होंने तार बिछाई हुई है पूरे कंट्री के अंदर, उन्होंने तार बिछाई हुई है अंडरग्राउंड। अच्छा, वो जो तार है ना, उसका कनेक्शन ये देते हैं बैंक को, कहते हैं भाई ये लो तार, और लगा लो अपने सर्वर पे उसको। अच्छा, तो वो जो तार होती है ना, वो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिसमें सारे बैंक आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं। कुछ बड़े बैंक हैं, उन्होंने अपनी भी बिछाई हुई है वो तार कनेक्शन, ठीक है। कुछ बैंक्स हैं उन्होंने शेयर्ड ली हुई है, मतलब कोई थर्ड पार्टी है, उसने तार बिछा दी है, 2-3 बैंक, 4 बैंक उस तार को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बैंक्स ने वायरलेस कनेक्टिविटी की हुई है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, उसके ऊपर वो पतली सी एक एंटीना लगा हुआ होता है, काफी लंबा सा, और उसमें तारें लगी हुई होती हैं। ठीक है, तो कुछ बैंक्स ने क्या किया हुआ होता है, उस तरह का ना वायरलेस कनेक्टिविटी ये करके रखते हैं कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, मगर ये इंटरनेट पे उसको डिप्लॉय नहीं करते, ये चालाकी करते हैं ये। अच्छा, इनको डर लगता है कि हैक ना हो जाएगी, और डर किसी हद तक सही भी है वो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि आपके केस में जो आपने जिक्र किया है कि भाई एक्सप्रेस का सर्वर तो नहीं है। अच्छा, अगर क्या होता, मैंने घर पे मशीन रखी हुई होती है अपने, यानी बैंक हूं, मैं एक बैंक हूं, मैंने अपने घर में मशीन रखी हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर ही मैं Node.js का जो चला रहा हूँ सर्वर, तो इसमें भी क्या होगा, लिनक्स इंस्टॉल होगा, लिनक्स के ऊपर अपाची का एक सर्वर चल रहा होगा, ठीक है, और उसके ऊपर जो है क्या चल रहा होगा, जो है मेरा एक्सप्रेस की एप्लीकेशन चल रही होगी। अच्छा, अपाची का सर्वर जरूरी नहीं है रखना मेरे लिए ना, क्योंकि अपाची का सर्वर आमतौर पे लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि अपाची के सर्वर में ना बहुत सारी ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके बगैर आपका गुजारा मुमकिन नहीं है, जैसे कि लोड बैलेंसिंग, ये अपाची के बगैर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कोई कई और चीजें भी हैं, वो अपाची सर्वर उसके लिए चाहिए होता है। वैसे मैं चाहूँ ना तो मेरे पास लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, और डायरेक्ट मैं उसको npm स्टार्ट करूं, चल जाएगा वो, खत्म बात, कोई मसले की बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन सेल्फ हीलिंग, अगर सर्वर कभी क्रैश हो जाए तो खुद से अपने आप को स्टार्ट करे, ये तो नहीं कर सकता मैं, तो इसके लिए फिर मुझे एनजिनिक्स बीच में डालना पड़ता है मजबूरन। ठीक है, तो ये एनजिनिक्स, इस केस में भी एनजिनिक्स सर्वर रहेगा मेरा।
और वो एनजिनिक्स सर्वर को रिक्वेस्ट को पकड़ेगा और पकड़ के मेरे रिक्वेस्ट हैंडलर को देगा, जो कि मेरा क्या है, एक्सप्रेस है, इसको देगा। तो इस केस में तो आप समझ गए कि सर्वर क्या है। अच्छा, बट इसी सिनेरियो में मेरे घर पे, मैं एक बैंक हूँ, मेरे घर पे एक सीपीयू है बड़ा सारा, ठीक है, मशीन है, उसके ऊपर .NET का सर्वर चल रहा है, ठीक है, उसको ये कहते हैं ASP.NET। उसमें जो डेटाबेस उसमें इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है SQL सर्वर। SQL सर्वर जो है ना वो एक डेटाबेस है, ठीक है, इसका सर्वर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। SQL सर्वर इज अ डेटाबेस। ये जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए, हम कवर तो नहीं कर रहे SQL डेटाबेस यहाँ पे, लेकिन SQL सर्वर जो है वो एक डेटाबेस है, वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। उन्होंने जानबूझ के ये गिमिक रखा है अपने नाम के अंदर कि ये SQL सर्वर है, बिला वजह का सर्वर डाला हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, वो भी क्या बताना चाह रहे हैं, वो भी ये बावर करवाना चाह रहे हैं कि ये वो डेटाबेस है जो सर्वर के साथ लग के चलता है ठीक है ना, ये वो डेटाबेस है जो सर्वर के साथ लग के चल सकता है। तो वो कह रहे हैं भाई SQL सर्वर है मेरा ये। तो अच्छा, SQL के और भी बहुत सारे डेटाबेस हैं, SQL बेस और भी बहुत सारे हैं, जैसे माई SQL है, माई SQL भी कहते हैं लोग उसको, वो भी सेम चीज है, बट वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट नहीं है, वो किसी और की प्रोडक्ट है, ठीक है, सेम चीज है वो भी। इसी तरह जो है वो एक आपके पास और कोई SQL का नाम बताओ, SQLite जो है वो भी SQL बेस जो डेटाबेस है वो, ठीक है। पोस्टग्रेस जो है वो भी SQL है पूरा। तो ये अलग अलग लोगों ने एक ही चीज बनाई है और उसका नाम जो है थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ रख दिया है। तो जो ये माइक्रोसॉफ्ट ये सबसे आगे निकल गया कि ये क्या है, ये SQL सर्वर है, बिला वजह, बिला वजह ऐसी कोई वो नहीं है। अच्छा, तो अब उसमें सर्वर क्या है फिर, उस सेटअप के अंदर मैंने ये कहा कि SQL सर्वर जो है वो तो सर्वर है ही नहीं, वो तो डेटाबेस है। तो अब मेरे पास आप देखें, ये मेरे पास है मशीन, ठीक है, कंप्यूटर का डब्बा या हार्डवेयर जो भी कह लें आप इसको, इसके ऊपर चल रहा है, अगर माइक्रोसॉफ्ट का होगा ना तो होगा वो ASP.NET या .NET का सर्वर होगा, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट एक 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 पता नहीं R करके भी उनका आता है कोई सर्वर 2000 R ऐसे करके कुछ आता है, वो चल रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर लिनक्स का होगा तो अपाची होगा। अच्छा, और भी होता है, एक इनका भी आता है, ये इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने, R2 सर्वर जो है ये R2 के नाम से ना विंडोज वालों ने एक दिया हुआ है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के 2-3 है, प्लीज माइक्रोसॉफ्ट के अगर सर्वर का किसी को नाम पता है तो वो प्लीज बताएगा चैट में। मैं यहाँ पे गूगल भी करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का ना एक बड़ा फैंसी किस्म का भी एक नाम है, वो भी एक सर्वर है इनका। अच्छा, उसके डेवलपर भी बहुत कम लोग हैं भाई, उसका मार्केट शेयर भी बहुत थोड़ा सा है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर लिस्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऐसे लिखना होगा, माइक्रोसॉफ्ट के ना सर्वर, एक सर्वर का बड़ा फैंसी किस्म का नाम होता है उसका, वो अगर किसी को पता है तो प्लीज वो चैट में बताए। मैं भी यहाँ पे ना गूगल मार रहा हूँ कि मुझे वो नजर आ जाए। आप कहीं शेयर पॉइंट की तो बात नहीं कर रहे? शेयर पॉइंट भी काइंड ऑफ वही चीज है, लेकिन एक और भी होता है इसका, वो मैं नाम लूंगा ना अगर, तो बाकी काफी सारे लोग ना गेट कर जाएंगे कि असल में उसमें वही चल रहा होता है ज्यादातर। शेयर पॉइंट भी असल में वही है, सही कह रहे हैं आप। अजोर, कोई उमर कह रहे हैं अजोर? एजोर तो पूरा क्लाउड है ना उनका, वो तो क्लाउड बेस्ड है एजोर जो है, एजोर की बात नहीं रही। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो नहीं, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है ना वो तो एक सॉफ्टवेयर है जो उसको मैनेज करने के काम आता है। वो असल में अंदर जो इंजन चल रहा होता है ना, उसका मैं नाम भूल गया हूँ अभी, वो मिल रहा भी नहीं है गूगल पे। असल में वो लिखूं क्या, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि उसको सर्च करने के लिए लिखूं क्या। खैर, तो वो बीच में कभी ना कभी वो आएगा जहन में मेरे नाम, तो मैं बता दूंगा आपको, कोई ऐसा मसला नहीं। तो वो माइक्रोसॉफ्ट का ना एक बड़ी खास प्रोडक्ट है, बड़ा फैंसी सा नाम उसका रखा हुआ है उन्होंने। तो वो चल रहा होता है किसकी जगह पे, आपके अपाची की जगह पे, ठीक है ना, अपाची की जगह पे वो चल रहा होता है। अच्छा,
एक तो ये बात हो गई। अच्छा, किसी और का भी प्लीज अगर कोई सवाल है तो वो पूछ ले, फिर हम इसके नेक्स्ट वाले स्टेप पे चलते हैं। हमारे पास 15-20 मिनट है, भी हम अच्छी खासी डिस्कशन और कर सकते हैं। अच्छा सर जी। ये आपकी बात तो समझ में आ गई है, लेकिन दूसरा ये कि ये उबंटू, रेड हैट और ये भी सर्वर हैं, जैसे कि आपने एनजिनिक्स कहा। Ubuntu या लिनक्स इज नॉट अ सर्वर। Ubuntu इज नॉट अ सर्वर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मैक है, मेरे पास लैपटॉप में जी मेरे पास मैक इंस्टॉल है, ठीक है। जी आपके लैपटॉप में मोस्ट प्रोबेबली विंडोज अगर इंस्टॉल है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लिनक्स भी इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, लिनक्स के जैसे अब विंडोज के अंदर है ना, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 आ 10 इसी XP वगैरह। अंदर भी क्या है कि यूबंटो है, सूसी लिनक्स है, उसमें रेड हैट वगैरह। कौन सा है वो, काली लिनक्स है। और तो ये अलग अलग उसमें वर्जन है, रेड हैट, वर्जन की तरह से समझो लोगों ने मतलब। एनजिनिक्स अलग चीज है। एनजिनिक्स बिल्कुल अलग चीज है। एनजिनिक्स ये आम लोगों ने इसका ठीक। नाम नहीं सुना हुआ होता, क्योंकि ये टेक्निकल लोगों से रिलेटेड चीज है, ठीक है। ये आप इसलिए नाम सुन रहे हैं कि अब आप टेक्निकल दुनिया में कदम रख चुके हैं, ठीक है। ओके आम सर। लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने डिस्कशन के पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। और उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं एक ड्राइंग ऐप खोल लेता हूँ कोई सी भी, ठीक है। एडोब XD खोल लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम सारे कर जाती है जो मुझे चाहिए होता है। अच्छा, अब जबकि आप ये बात समझ चुके हैं कि आपके पास जो सर्वर है ये आपका जो है यहाँ पे ये सर्वर मशीन है, ठीक है। और ये आपका क्या है, सर्वर है एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना आपका, मिसाल के तौर पे मैं दोबारा जाता हूं और मैं उस लिंक को ओपन करता हूं जो मैंने क्या किया था। मैंने कहा कि inzi.herokuapp.com, ISS सर्वर, ये ढूंढ के लाया ना उमर भाई हमारे, थैंक यू सो मच उमर। ये ISS जो सर्वर है ना, ये लंबा चौड़ा सा नाम है, ये ISS उसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये लंबा सा एक नाम है। ISS की एब्रीविएशन अभी यहाँ लिखते हैं ना, ISS सर्वर, IIS सर्वर, ये इसका नाम पूरा आ जाएगा लिखा हुआ यहाँ पे। अरे यार क्यों नहीं आ रहा, सही है। वैसे तो ASP.NET ये है, लेकिन IIS इसको कहते हैं, IIS सर्वर एनवायरनमेंट, ये बड़ा फैंसी सा नाम है। ये रहा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, नहीं यही नाम है क्या इसका, आई एम नॉट श्योर। बहरहाल यही चीज है वो जो मैं कह रहा था ना, बड़ा फैंसी सा नाम है इसका, ये वही उसी चीज का आपने नाम ले लिया। थैंक यू सो मच यार उमर। विंडोज IIS, सही है ना। तो जो अपाची है ना, अपाची की जगह पे जो विंडोज वालों का मंजन है ना, वो ये वाला है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास मशीन होगी, हार्डवेयर, ऑन द टॉप ऑफ हार्डवेयर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक चालाकी भी की है बाय द वे। इनका जो ये IIS जो सर्वर है ना, ये क्या होता है, इनका जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ना खास इन्होंने बना दिया है कि भाई सर्वर पे ना यही चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसी वजह से ना लोग समझ नहीं पाते कि ये चक्कर है क्या। वो उन्होंने चालाकी ये की है कि आपका ये हार्डवेयर है, मशीन है, इसके ऊपर इंस्टॉल है माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये जो IIS है ना, ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से ही मौजूद है, मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जड़ में उसको पहले से ही डाला हुआ है इन्होंने। आपने कभी अलग से इंस्टॉल करेंगे आप ना, आपको पता चलेगा कि ये कोई अलग से चीज है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही मौजूद है पहले से। और आपकी जो एप्लीकेशन है ना ASP.NET, वो डायरेक्ट इस पे चल जाती है। वो इसलिए चल जाती है कि IIS तो पहले से चल रहा है अंदर। अच्छा, IIS को आप रोक भी नहीं सकते, वो चलेगा। और यही वजह है कि अगर आपने जो सर्वर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अपने पर्सनल कंप्यूटर में कर लिया ना, तो वो चलता ही नहीं है, चल के ही नहीं देता वो।
मतलब बहुत सारे लोग ना, उनको लगता है कि शायद सर्वर वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा होता होगा, मतलब वो तो 24-24 घंटे चलने के लिए बनाया जाता है, तो वो पर्सनल कंप्यूटर में लोग कर लेते हैं, वो चल के ही नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर एक चल रहा होता है सर्वर, वो बिला वजह की रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा होता है आपकी ना, तो इसलिए वो सर्वर के लिए ही उन्होंने बनाया है। तो हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्ट ASP.NET की ऐप चल रही होती है, जो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की ही प्रोडक्ट है। जैसे हमारा express.js है, एक्सप्रेस का सर्वर लिख रहे हैं, वो ASP.NET का सर्वर लिखते हैं। अच्छा, लेकिन आप IIS के एनवायरनमेंट में, यानी जो भी माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपका जो क्या उसको कहेंगे कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है, जो R2 जिसका जिक्र हुआ, तो उसमें आप Node.js की भी ऐप को चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं चला सकते हैं। लेकिन मसला ये है, उस पर आमतौर पे लोग इसलिए नहीं चलाते, जो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि सर्वर की दुनिया में लिनक्स बादशाह है, क्योंकि लिनक्स फ्री है। अगर मैंने अपने घर पे, मैंने अपने घर पे कंप्यूटर खरीदा बड़ा सारा, और मैंने उसमें लिनक्स के साथ अपाची किया, वो भी फ्री है, ठीक है, अपाची सर्वर या एनजिनिक्स दोनों फ्री है, वो किया, और उसके बाद मैंने उस पर अपना Node.js की ऐप चला दी, तो ये बिल्कुल फ्री है, इसके मुझे कोई पैसे नहीं पे करने किसी को। लेकिन ऑन अदर हैंड, अगर मैंने मशीन खरीदी, उसमें माइक्रोसॉफ्ट का मैंने R2 ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कर दिया ना, तो वो पेड है, वो फ्री नहीं है। ये IIS जो उसके अंदर चल रहा है ना, R2 के अंदर, ये पेड है, और इसके लाइसेंस जो है वो महंगा है, जाहिर है। अच्छा, कोई क्रैक कर ले अलग बात है, लेकिन जाहिर है अब इतना क्रैक करने का टाइम नहीं होता किसी के पास, तो लोग कहते हैं यार जो बाय डिफॉल्ट फ्री है ना वो दे दो, पता चले अगले वर्जन में उन्होंने वो क्रैक खत्म कर दिया, वो फिर उसको नए सिरे से क्रैक करते रहो, ठीक है ना। तो लोग इस वजह से क्रैक वगैरह करने का कितना टाइम नहीं है किसी के पास, वो कहते हैं भाई जो बाय डिफॉल्ट फ्री है ना उस पर जाओ। तो इस वजह से लिनक्स बादशाह है सब लोगों का। अच्छा, और लिनक्स पे बादशाह होने की वजह ये भी है कि एनजिनिक्स फ्री में इतना कुछ करके दे रहा है जो लोग पैसे लेके भी नहीं कर रहे, तो खत्म ही हो गई, बात ही खत्म हो गई सारी। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि ये सेकंड वाला हम डिस्कशन शुरू कर चुके थे। ये सेकंड वाली डिस्कशन में बात ये है कि मैंने क्या रिक्वेस्ट की, inzi.herokuapp.com, ये मैंने रिक्वेस्ट भेजी। ये रिक्वेस्ट मेरी मशीन से निकल के कहाँ गई, हरिको के क्लाउड में कोई ना कोई एक मशीन चल रही होगी जिसमें ये मेरा सर्वर रन हो रहा था, और उस सर्वर ने मुझे ये भेजी, ये बात, रिस्पॉन्स जो भेजा है ना मुझे, ये उस सर्वर ने मुझे भेजा है, जो हरिको के क्लाउड में किसी मशीन में रन हो रहा होगा सर्वर मेरा, ये उसने मुझे ये भेजा है रिस्पॉन्स। अच्छा, तो इसको मैं ड्रॉ कर रहा था, वापस आ जाते हैं ड्रॉ करने में। तो जो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, उस बंदे को क्या कहेंगे हम, उस बंदे को कहेंगे हम क्लाइंट, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये क्लाइंट है मेरा जो रिक्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, अब जब जो सर्वर है मेरा, अब इसमें मैं कनेक्शन बना लेता हूं। अच्छा, मेरे क्लाइंट में कौन कौन हो सकता है, ये भी एक समझने की बात है। मेरे क्लाइंट में वेब एप्स हो सकती हैं, ठीक है, मोबाइल एप्स हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट है वो मेरी क्लाइंट हो सकती है, वो मेरा क्लाइंट हो सकती है। मिसाल के तौर पे मेरी अगर वॉच है, इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है ये, तो ये भी क्या होगा, क्लाइंट के तौर पे इसको हम कंसिडर कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम ये क्लाइंट सर्वर के रिलेशनशिप में आ चुके हैं कि मेरा लैपटॉप क्लाइंट है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, वहां से रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, अब ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ना सर्वर के और क्लाइंट के दरमियान, इसके कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, इसको प्लीज समझने की बहुत जरूरत है। इसके कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, यहाँ पे आपस में ये कम्युनिकेशन हो रही है, ये सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है और सर्वर इसको क्या कर रहा है, अकॉर्डिंगली, इसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको रिस्पॉन्स भेज रहा है। अगर नहीं है उसके पास तो वो मना कर देगा कि भाई नहीं है मेरे पास, खत्म हो गई बात। अच्छा, गौर से सुनना है आपने इस चीज को, आप समझेंगे। ये जो है मेरे पास, मैं बल्कि पीछे से ब्लर ऑफ करता हूं। अब मेरे पास ये जो एक डिवाइस है, आप समझे कि ये एक क्लाइंट है, अच्छा, और ये एक सर्वर है मेरा, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इन दोनों की कम्युनिकेशन के ना कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल,
ठीक है, आसान लफ्जों में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या है ये प्रोटोकॉल। इमेजिन करें कि मैं एक जगह पे मौजूद हूं और सलील मौजूद है, ठीक है, सलील क्योंकि मेरे दोस्त हैं तो मैं उनसे कर सकता हूँ। अच्छा, मैं मौजूद हूँ, एक पार्क है, काइंड ऑफ समझे आप, एक पार्क है, एक कोने में मैं मौजूद हूँ, दूसरे कोने में सलील मौजूद है। अच्छा, अब हम दोनों को जो है ना इशारा करके कुछ बात करनी है आपस में, ठीक है, हम दोनों को क्या करना है, इशारा करके कुछ बात करनी है आपस में। अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर मैं कहूंगा ना ये, अगर मैं साइन दिखाऊं तो इसका मतलब क्या है, यस, ठीक है, और अगर मैं क्या दिखाऊं, अगर मैं ये साइन दिखाऊं तो इसका मतलब है नो, ठीक है, मैंने समझा दिया। सलील ने कहा ठीक है, समझ गया मैं। अब जाके खड़े हो गए, एक उस कोने पे खड़े हो गए, एक उस कोने पे, दोनों खड़े हो गए हम। अच्छा, अब मैं यहां से जब कहूंगा ना ऐसे, तो सलील को क्या समझ में आ जाएगा कि कह रहे नो। अच्छा, इसी तरीके से जब वहां से मुझसे सलील कहेगा ना ऐसे यूं, तो मैं समझ जाऊंगा ये क्या कह रहा है, यस कह रहा है। तो ये हमारे दरमियान जो एक इत्तेफाक हो गया ना एक बात पे, एक हमने सेट ऑफ रूल्स बना लिए, इन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो एक प्रोटोकॉल के जरिए होती है, मैंने जिक्र किया था, उस प्रोटोकॉल का नाम है HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है, उसका क्या नाम है, HTTP प्रोटोकॉल। अच्छा, HTTP प्रोटोकॉल में क्या होता है कि रिक्वेस्ट जो होती है ना वो क्लाइंट से निकलती है और सीधा चली जाती है सर्वर पे। असल में मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इसको सही तरह से कैसे समझाऊं। ड्राइंग ऐप में समझाऊं तो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, खैर 5 मिनट में और बात करूंगा, फिर इंशाल्लाह हम क्लास को खत्म करेंगे। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा टॉपिक में और समझा दूंगा, उसके बाद हम क्लास को खत्म करते हैं। अच्छा, क्लाइंट जो है ना रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को और सर्वर वापस रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट को, तो एक तो ये बात तय हो गई, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सर्वर इसको बोलना शुरू कर दे खुद ही, ठीक है। क्लाइंट पूछेगा, सर्वर जवाब देगा, बात खत्म। यहाँ पे ये HTTP का प्रोटोकॉल हो गया ये, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सर्वर बोलना शुरू कर दे अपनी मर्जी से बिला वजह, क्लाइंट पूछेगा, सर्वर उसको जवाब देगा। अच्छा, अब क्या होगा, और मेरे कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट निकली, जहां इसको जाना है वो तो, क्योंकि हरिको के अगर सर्वर की हम बात करें तो हरिको का सर्वर मेरे घर के पास तो है नहीं, वो तो कहीं अमेरिका में उनका है, जो जो फ्री में देते हैं वो रीजन, वो अमेरिका के आसपास कहीं ओहायो पे देते हैं, तो वो है उनका रीजन, वहां पे रखा हुआ है उनका क्या, वो मशीन उनकी वहां रखी हुई है जहां पे मेरा कोड जाके डिप्लॉय हो चुका है। अच्छा, तो अब इसको गौर से समझिएगा ये हो क्या रहा है। मेरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट निकली, मेरे करीबी जो जिससे मैं कनेक्ट हूँ इस वक्त, या तार से कनेक्ट हूँ या वाईफाई से कनेक्ट हूँ, जिस राउटर से मैं कनेक्ट हूँ, तो वहां पे गई रिक्वेस्ट। अच्छा, वहां पे जब रिक्वेस्ट गई तो जो रिक्वेस्ट है ना वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक 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 समझे, एक गोला है वो, ठीक है, ऑब्जेक्ट का एक गोला है वो यहाँ से निकल गया और वो कहाँ जा चुका है, मेरा जो करीबी राउटर था उसमें जा चुका है। अच्छा, इस केस में मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे मशीन की जो आईपी एड्रेस है ना, ये वाला, ये ऊपर लिखा हुआ है आईपी एड्रेस मेरी मशीन का 192.168.0.217, ये आ गया। अच्छा, फिर उस राउटर का भी कोई एड्रेस है, अब उस राउटर से निकल के उसके और अगले राउटर में गई रिक्वेस्ट, ठीक है ना। अब जो मेरी रिक्वेस्ट का गोला है ना उसमें कितने एड्रेसेस हो चुके हैं, 2 एड्रेस। अच्छा, तो इस तरह ये राउटर से राउटर होते होते ये वहां तक पहुंच जाएगी,
ठीक है। उसमें फिर डीएनएस वगैरह भी आता है बीच में, डीएनएस तो आप लोगों को पता होगा, तो वो मेरे ख्याल है बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह करके ये रिक्वेस्ट वहां तक पहुंच जाएगी, उस मशीन तक। अच्छा, अब लेकिन नोट करने वाली बात इसमें क्या थी कि जैसे जैसे ये रिक्वेस्ट हर राउटर से गुजरती जाएगी, वो हर राउटर का ना एड्रेस नोट करते हुए चली जाएगी। क्यों? कि उस रिक्वेस्ट को वापस भी उसी रास्ते से आना है, जाहिर है, जिस रास्ते से गई उसी से वापस आना है। आपने बचपन में शायद वो कहानी सुनी हो कि एक बच्चे को कोई किडनैप कर लेता है, भाऊ तो वो क्या करता है, वो जेब में उसके मोतियां होती हैं चमकने वाली वाइट वाइट, तो वो क्या करता है, रास्ते में हर थोड़ी देर पे एक मोती गिराता हुआ चला जाता है, तो फिर उसी मोती को देखते देखते वो वापस घर पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सेम वही काम हो रहा है, आप गौर कीजिएगा। तो ये HTTP प्रोटोकॉल में ये होता है, रिक्वेस्ट निकली, राउटर से होते हुए गई, सबका एड्रेस लेते हुए गई, जब वहां पहुंची ना हरिको पे, तो उसके पास एक इतनी बड़ी लिस्ट है कि उसको वापस घर किस 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 रास्ते से जाना है, उसी रास्ते से फिर वो वापस चली गई। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब हम जो सर्वर बनाते हैं आमतौर पर, अच्छा ये बात उम्मीद करता हूं कि सब लोगों को समझ आई होगी। हमने अभी दो बातें की हैं, एक तो हमने बात ये की कि सर्वर है असल में क्या, दूसरी हमने ये बात की कि सर्वर और क्लाइंट की जो आपस में कम्युनिकेशन होती है वो HTTP प्रोटोकॉल के जरिए होती है, और HTTP प्रोटोकॉल निकल के जाता कैसे और वापस कैसे आता है, हमने ये मोटे मोटे लफ्जों में बात की, ज्यादा टेक्निकल में अभी फिलहाल मेरे ख्याल जाने की इसमें जरूरत नहीं है। ये दो बातें की हमने। तीसरी बात अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि आम तौर पे सर्वर हम बनाते क्यों हैं। सर्वर हम बनाते हैं, एक सेंट्रल लोकेशन चाहिए होती है हमें कि कुछ चीज को सेव करना है, कुछ करना है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया कि सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये भी मैंने ये बता दिया कि सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इंटरफेस की, बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज इंटरफेस। मिसाल के तौर पे ये मेरे सामने एक रिमोट है। ठीक है, रिमोट का ना ये इंटरफेस है, इसमें बटन बटन लगे हुए हैं, ये स्क्रीन लगी हुई है इसके अंदर। ठीक है ना, ये रिमोट का इंटरफेस। अच्छा, इंटरफेस किस चीज को कहते हैं, गौर से समझिएगा। मेरे पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें बटन लगे हुए हैं घुमाने वाले, वो उसका इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस हम उस चीज को कहते हैं जिससे हम इंटरेक्शन करते हैं। एक मशीन है, उससे मुझे इंटरेक्शन, इस लैपटॉप से मैं इंटरेक्शन कैसे करता हूँ, बातचीत कैसे करता हूँ, कीबोर्ड और माउस के जरिए। तो ये इसका इंटरफेस है। अच्छा, इसके इंटरफेस में ये LCD भी शामिल है, क्योंकि जाहिर है जो मैं लिखता हूँ तो वो दिखता भी है मुझे कि लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब LCD के जरिए मुझसे टॉक बैक करता है। ठीक है, लैपटॉप टॉक्स बैक टू मी थ्रू दिस LCD। तो ये LCD, कीबोर्ड और माउस, ये क्या है, मेरा इंटरफेस है इस लैपटॉप के साथ। अच्छा, तो अब मेरे पास जो है ना, मैं वापस से उस ड्राइंग में आता हूँ जो हमने थोड़ी देर पहले भी बनाई थी। ये ड्राइंग में वापस आ गया। ये कम्युनिकेशन हो रही है क्लाइंट और सर्वर की आपस में। इस केस में चूंकि ये बात क्लियर है कि एक सॉफ्टवेयर जो कि आपका वेब एप्लीकेशन है, बस खत्म करता हूं। ये एक सॉफ्टवेयर है, वेब एप्लीकेशन। आप ये सब बना चुके हैं, आपने वेब पेजेस बनाए हैं ऑलरेडी, CV आप लोगों ने बनाई है। अच्छा, मोबाइल ऐप्स आपने नहीं बनाया, इंशाल्लाह वो भी कभी ना कभी बनाएंगे आप। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब जब ये कम्युनिकेट कर रहा है तो जाहिर है इसको कोई ना कोई इंटरफेस मिला होगा ना जिसके जरिए कम्युनिकेट कर रहा है। अच्छा, तो लेकिन इससे पहले एक चीज और समझने की जरूरत है। इंटरफेस का एवोल्यूशन भी हम समझ लेते हैं ना, ये एक दफा मैं डिस्कस कर चुका हूँ शायद HTML के जमाने में, ये दोबारा कर रहा हूँ। ये जो लैपटॉप है, इससे चूंकि एक ह्यूमन बात कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस। ये यूजर है, मैं यूजर हूँ, ये लैपटॉप है। एक खातून वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करती है, तो वो खातून कौन है, ह्यूमन है, एक यूजर है। तो वो वॉशिंग मशीन का जो घुमाने वाला है ना, वो क्या है, यूजर इंटरफेस। अच्छा, फिर उसी की एक जदीद जो किस्म है वो ये आपके सामने जो स्क्रीन पे खुला हुआ है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी है यूजर इंटरफेस ही, एक यूजर आएगा, उस बटन को घुमाएगा या दबाएगा या कुछ आगे पीछे करेगा बटन को, लेकिन किस फॉर्म में करेगा, ग्राफिकल फॉर्म में करेगा। ठीक है, उस फॉर्म, किस फॉर्म में कर रहा होगा, उसको ग्राफिकल फॉर्म में करेगा। जैसे जूम पे आप जब क्लास खोल के बैठे हुए होते हैं, नीचे बहुत सारे बटन आ रहे हैं आपके पास, तो वो बटन क्या है, वो इंटरफेस है आपके पास। लेकिन इंटरफेस किस फॉर्म में है, वो ग्राफिकल फॉर्म में।
तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं या फिर GUI कहते हैं। ठीक है, GUI कहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहता हूं कि एक वॉशिंग मशीन है, उसको कोई यूजर ना घुमाए आगे, उस एक मशीन आए और वो उस मशीन को इस्तेमाल करे। ठीक है, एक मशीन आए और वो उस मशीन से बात करे, उस मशीन को इस्तेमाल करे, तो उसके लिए यूजर इंटरफेस नहीं बनाया जाता, ऐसा इंटरफेस नहीं बनाया जाता यूजर फ्रेंडली यूज होगी। ठीक है, वॉशिंग मशीन की भी बात हो रही है। तो वॉशिंग मशीन में जो घुमाने वाला बटन लगा हुआ है, उसका जो पकड़ने वाला यूं ऐसे होता है, लंबा सा पकड़ने वाला, वो पकड़ने वाला इसीलिए ऐसे बना हुआ होता है ना, ताकि ह्यूमन का हाथ ऐसा है कि वो उसमें आ जाता है और घुमा लेते हैं बड़े आराम से। ठीक है, इसलिए बना हुआ है। तो यूजर इंटरफेस वो है। अच्छा, तो अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि एक मशीन आएगी और उस वॉशिंग मशीन से मशीन बात करेगी। तो मशीन के तो हाथ हो, जरूरी नहीं है मशीन के हाथ हो, मशीन के लिए उस तरह का फिर इंटरफेस बनेगा जैसा होना चाहिए मशीन का। अच्छा, तो फिर मिसाल के तौर पर रिमोट आ गया। ठीक है, ये रिमोट क्या है, रिमोट इज अ मशीन, सब एग्री करेंगे इससे, दिस रिमोट इज अ मशीन। अच्छा, ये ऊपर एसी लगा हुआ है मेरे सामने, अगर इसको ऑन करना होता है तो ह्यूमन क्या करेगा, बटन यूं दबाएगा, जाके ऑन हो जाएगा। लेकिन ये मशीन है एक, ये मशीन जब उससे बात करेगी ना, तो इसके आगे छोटी सी बत्ती लगी हुई है, इसके जरिए बात होगी। ठीक है, ये मैंने इसको यूं प्रेस किया तो ये देखें, इसमें अब लाल सी बत्ती निकलती है, और ये इसी का सारा कमाल है। इसमें तो नहीं दिख रही शायद, अच्छा दिख रही है, ये लाल बत्ती निकलती है, उसको समझ में आ जाता है। तो मशीन के लिए इतनी सी चीज भी काफी है कि इस लाल छोटी सी बत्ती निकले, समझ में आ जाए। तो मशीन, अब इस एसी के ऊपर कोई बटन नहीं लगा हुआ घुमाने का, आगे पीछे करने का, जैसे आपकी गाड़ी में लगा हुआ होता है एसी, तो गाड़ी में एसी में क्या होता है, घुमाने वाला बटन होता है, उसमें तो नहीं है। तो ये जो इंटरफेस बना हुआ है, ठीक है, ये मशीन भी क्या कर रही है, उससे कम्युनिकेट कर रही है, इंटरफेस बना हुआ है, इंटरफेयर, इंटरेक्शन हो रहा है आपस में ना, लेन देन हो रही है, इंफॉर्मेशन का तबादला हो रहा है। अच्छा, मगर ये इंटरफेस कौन सा है, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या चीज है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अच्छा, ये समझ में आ गई बात कि एपीआई क्या चीज होती है। ये मैंने बहुत जर्नल लेवल पे एपीआई को समझाया आपको कि एपीआई क्या होती है। अच्छा, थ्रू आउट द कोर्स हम एपीआई ही लिखेंगे तो मजीद आइडिया होता रहेगा वक्त के साथ साथ। अब इससे बात समझ में ये आई कि अगर इस सर्वर से, ये जो सर्वर है अगर इस सर्वर से किसी को भी कम्युनिकेट करना है, किसी मशीन को, इंसान को नहीं, किसी मशीन को, तो इसके अंदर एक एपीआई बनानी पड़ेगी। हम इस सर्वर के अंदर एक एपीआई बनानी पड़ेगी, एक ऐसा इंटरफेस हमें खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा कि जिस इंटरफेस के जरिए दूसरी मशीनें आके और इस सर्वर से मेरे बातचीत करें, इंफॉर्मेशन ले, इंफॉर्मेशन दें, कुछ बातचीत हो। ठीक है, इस सर्वर से बातचीत। और ये सर्वर क्या है, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, हम ये बात पहले ही जानते हैं। अच्छा, तो अब वो एपीआई जो हम लिखेंगे ना, उस एपीआई को लिखने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, उस एपीआई को लिखने के मुख्तलिफ अंदाज है। हम उसमें से कौन सा वाला अंदाज अख्तियार करेंगे या कौन सा तरीका है जो हम यहाँ सीखेंगे, उसका नाम है रेस्ट एपीआई। ठीक है, उसका नाम क्या है, रेस्ट एपीआई। अच्छा, रेस्ट एपीआई में क्या होता है कि फ्रंट एंड से जेसन निकल के आता है सर्वर में और जेसन ही वापस जाता है। ठीक है, अच्छा, रेस्ट एपीआई के अलावा कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं भाई। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त फेमस है वो रेस्ट एपीआई है। अभी से और तकरीबन आज से 4-5 साल पहले से रेस्ट एपीआई सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा जदीद अंदाज समझा जाता है इसको। ठीक है, तो उसके अलावा सोप है, जो पीएचपी में लोग काम करते हैं उनको पता होगा कि सोप एपीआई लिखते थे, वो एक लिखने का एक मुख्तलिफ अंदाज है। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस चीज का ताल्लुक सिर्फ लिखने के अंदाज के साथ है और किसी चीज से इसका ताल्लुक नहीं है। ठीक है, एपीआई जैसे अंदाज से आप एपीआई बनाना चाहेंगे वैसे बना सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से एक बात और यहाँ पे बताता चलूं मैं कि जो मेरा Node.js का सर्वर है या एक्सप्रेस की जो लाइब्रेरी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, Node.js का ही सर्वर बन रहा है अल्टीमेटली। तो इस सर्वर में जो मैं लिखूंगा एक्सप्रेस में,
उसमें बाय डिफॉल्ट वो रेस्ट एपीआई को सपोर्ट करता है। अगर आप कुछ ना भी करें ना तो बाय डिफॉल्ट वो खुद ही रेस्ट एपीआई बनती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हमें कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। बाय डिफॉल्ट हम जो कोड लिख रहे होते हैं वो रेस्ट एपीआई की सूरत में हम ऑलरेडी लिख रहे होते हैं। ठीक है, जो लिखने का अंदाज है। अच्छा, तो रेस्ट एपीआई के कुछ 5 प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं रेस्ट एपीआई लिखते हुए। इंशाल्लाह हम अगली क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो उन 5 प्रिंसिपल्स से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, उन 5 प्रिंसिपल से हम अगली अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और फिर हम मजीद जो रेस्ट एपीआई के जो कंपोनेंट्स हैं मजीद उसको हम पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे काम करते हैं और कोड उसका लिखकर भी देखेंगे। फिर आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई असाइनमेंट भी दिया जाएगा। अच्छा, अभी के लिए असाइनमेंट सिर्फ ये है कि आपको जो आज नया तरीका बताया गया है हरिको पे डिप्लॉय करने का, ठीक है, गिटहब के जरिए, वो सारे लोग उसको एक दफा करके देख लीजिएगा अपने हाथ से। ठीक है, तो काफी सही रहेगा क्योंकि वो काफी हैंडी तरीका है। अच्छा, उस तरीके को क्या कहते हैं हम? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। ठीक है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन जो है वो उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी लाइब्रेरीज मार्केट में मौजूद हैं जिसके जरिए होता है। ठीक है, बट वो है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। अच्छा, CI/CD टू बी मोर एक्यूरेट, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है CI/CD। उसमें लोग ये काम कर रहे होते हैं कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के ना स्क्रिप्ट लिख देते हैं पहले से ही। ठीक है, तो जब भी आप कोड पुश करते हैं वो स्क्रिप्ट चलता है और आप पूरी ऐप को आपके डिप्लॉय कर देता है खुद से ही। ठीक है, तो ये आप जो हरिको जो दे रहा है बाय डिफॉल्ट और फ्री में दे रहा है वो उसको आप समझें कि वो CI/CD लाइट है। ठीक है, एक होता है ना, एक होता है मोबाइल फोन होता है और एक मोबाइल फोन में लाइट वर्जन आता है। तो जो हरिको दे रहा है फ्री में उसको आप समझें वो लाइट वर्जन है उसका। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे इस क्लास को इसी तक महदूद रखते हैं क्योंकि आज हमने काफ़ी सारी डिस्कशन कर ली है और इंशाल्लाह हम अगली क्लास की डिस्कशन को यहीं से शुरू करेंगे और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कोडिंग की तरफ मूव कर देंगे। अच्छा, सर वो कोडिंग आपने कहा था कि मैं समझाऊंगा, तो वो नेक्स्ट क्लास पे ही अब इंशाल्लाह अगली क्लास में अब हमें लेके जाना पड़ेगा। मेरी कोशिश तो यही थी कि आज हम उसको समझ भी लें और लेकिन वो उस तरह हो नहीं पाया। ठीक है, अभी इस जो मैंने अभी बात की है उससे रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। सर ये एनजिनिक्स और लिनक्स वगैरह हम जो यूज करते हैं तो ये भी किसी मशीन में इंस्टॉल हुआ है जब हम यूज करते हैं? इस कोर्स में हम एनजिनिक्स कवर नहीं करेंगे लेकिन एनजिनिक्स हरिको कर रहा है, हमारे बिहाफ पे ना हरिको कर रहा है ये। नहीं सर, वैसे ही पूछना था कि क्या ये किसी लिनक्स, जैसे हम बात कर रहे हैं लिनक्स ओपन सोर्स है, तो ये इसका सिस्टम लगा हुआ है कहीं चल रहा है जो कि फ्री है? जैसे कि कहते हैं कि ये ओपन सोर्स है, इसका कोई मालिक नहीं है। नहीं, असल में देखा जाए तो हमारे लिए विंडोज भी ओपन सोर्स है, फ्री है। सही है, क्योंकि विंडोज की सीडी भी दुकान में है ना, विंडोज की सीडी मौजूद है, 20-25 रुपए की मिल जाती है, वो खरीदो लाके इंस्टॉल कर लो। ठीक है, मतलब ऐसे ही होता है अभी तो जहां तक फ्री की बात है वो तो समझ जाए कि विंडोज भी सेम है आपके लिए फ्री। लेकिन आपने जो के जिक्र किया है कि ओपन सोर्स का क्या मतलब कि ओपन सोर्स जो है वो ये भला है, गिटहब है ना, गिटहब, इस पे मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बना के मैंने गिटहब में रख दिया उसको। अच्छा, तो वो जो गिटहब में सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, जितने भी लोग मौजूद हैं जो गिटहब तक जिनका एक्सेस है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास चला सकते हैं। मैंने अभी जितना भी जावास्क्रिप्ट का पीछे कोड लिखा है और छोटा सा हमने एक वेदर ऐप भी बनाई थी, वो वेदर ऐप कोई भी चाहे तो डाउनलोड करके अपने पास इस्तेमाल कर सकता है उसको। ठीक है, अच्छा, कोड भी चूंकि अवेलेबल है तो कोड कॉपी करके अपने पास चला ले, जरूरी भी नहीं है कि डाउनलोड करे, कोड कॉपी कर ले, दोबारा से अपने पास लिख ले। तो लिनक्स भी इसी तरह किसी ने लिखा है और उसका कोड भी शेयर कर दिया है कि लो भाई ओपन है, ले जाओ। ठीक है, तो मुख्तलिफ लोगों ने उसको अपने पास कॉपी कर लिया उस कोड को, वो घूम रहा है मार्केट में। समझ रहे हो बात?
आप भी चाहें तो आप भी उस कोड को डाउनलोड करें, उसको कंपाइल कर लें। अच्छा, चूंकि लिनक्स जी सर। वो कंपाइल लैंग्वेज है, ठीक है ना, हमारी तो जावास्क्रिप्ट है ना, हमारा तो डायरेक्ट कोड डायरेक्ट चल जाता है। लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस में जो कंपाइल लैंग्वेज है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, कोड को आप डाउनलोड यानी कॉपी करते हैं, उस कोड को आप ओपन करते हैं, उसको कंपाइल का बटन दबाते हैं, फिर वो कंपाइल होके निकलता है। तो आप जी अगर सर। चाहें, अगर आप इफ यू आर एक्सपर्ट इनफ टू कंपाइल दैट कोड योरसेल्फ, तो लिनक्स का जो कर्नल है वो ओपन सोर्स है, ठीक है। यूबुंटू की भी काफी सारी चीजें ओपन सोर्स हैं, पूरे बने बनाए ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स मौजूद हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके खुद से कंपाइल करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, जजाकल्लाह। वैसे ओपन सोर्स क्या चीज होती है? जी जी सर, मेरा वैसे जो क्वेश्चन था वो मशीन से रिलेटेड था। खैर वैसे वो यानी जैसे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू का, तो ये भी कहीं पर मशीन में चल रहा होगा? नहीं, ये तो आपकी मशीन में इंस्टॉल है ना। देखो, विंडोज से तो ये समझो, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है एक? विंडोज से समझो, ठीक है। लिनक्स शायद तुमने कोई सर अभी फिलहाल तो लिनक्स यूज कर रहा हूँ मैं। बात तुम्हारे शायद जहन में डाल दी गई है जो असल में वो है नहीं बात। विंडोज चूंकि बचपन से यूज करते हो उससे समझ जाओगे बात। विंडोज ये बताओ कहाँ चल रहा है? मशीन में, कंप्यूटर में हमारे। किसके कंप्यूटर में चल रहा है? मेरे कंप्यूटर में। ठीक है, तुम्हारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो या ना हो वो तो चलता रहेगा अपनी मर्जी से, ठीक है ना। बिल्कुल। इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी तो नहीं है, विंडोज कहीं और तो नहीं जी चल जी रहा, जी जी। विंडोज तुम्हारे कंप्यूटर में चल बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम ठीक है। चाहो, लिनक्स की भी सीडी मिलती है दुकानों में, बाय द वे। सीडी दुकान से ले लो या इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके जी जी, सीडी आपने डाउनलोड कर ली इंटरनेट से यूबुंटू की, समझ गया उसको मैं सर। अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया। अब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो या ना हो, वो लिनक्स आपके पास इंस्टॉल हो गया, ठीक है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा कि यूबुंटू जी दिखने में कैसा होता है जब वो इंस्टॉल हो जाता है, तो ठीक है, तो आपको पता चलेगा उससे। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि आपके पास लिनक्स इंस्टॉल हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आप जो है वो जी जी। उस पे कुछ भी चलाते रहे। आप उस पे गेम चलाएं, उस पे आप सर्वर चलाएं, उस पे आप कोई गूगल क्रोम चलाएं, VS कोड चलाएं, जो भी चीज चाहें आप चला सकते हैं। ठीक है सर, ये बिल्कुल एक नॉर्मली सॉफ्टवेयर की तरह है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक पूरा एक सॉफ्टवेयर ही है। विंडोज विंडोज और लिनक्स एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है। जैसे दो मिठाई वाले होते हैं ना आपस में, वो तो दोनों सही समझ गए सर, सेम वही है। समझ गए सर इतना ज्यादा। ठीक है इंशाल्लाह फिर सर। हम क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।